हे गाइस, वेलकम टू एकोज ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ हम फ्रिक्शन की दुनिया के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स और स्टोरीज शेयर करते हैं। तो चिल मारो, सब्सक्राइब करो और हमारे साथ एक्सप्लोर करो, क्योंकि यहाँ हर कहानी में है एक नई स्पार्क। एपिसोड 141। पिछले भाग में हमने पढ़ा था, एकांश देव को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां पहुंचकर देव सबको बहुत परेशान करता है। इसलिए मजबूरन रजत को देव को उठाकर वार्ड में लेकर जाना पड़ता है। अब आगे डॉक्टर ने देव को डिस्ट्रैक्ट कर जैसे ही उसे इंजेक्शन लगाया, उसकी चीख निकल गई, जो इतनी तेज थी कि कुछ डॉक्टर को अपने हाथ से अपने कान बंद करने पड़े। तभी देव रोते हुए बोला, मैं तुमसे से किसी को नहीं छोड़ूंगा। रजत देव के पास गया और उसे समझाते हुए बोला, सर आप ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ। लेकिन देव डरा हुआ था, जिसे देख रजत ने सभी को बाहर जाने का इशारा किया और देव को शांत कराने लगा। लेकिन देव अभी भी थोड़ा डर रहा था। तभी पीछे से एकांश की आवाज आई, देव तुम बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। इतना बोल एकांश देव के पास गया, जिसे देख रजत देव से दूर हुआ और रूम से बाहर चला गया। रजत के जाने के बाद देव अपनी रुवासी आवाज में बोला, भाई आपको पता है ना, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, फिर भी आपने। तभी एकांश जाकर देव के बगल में बैठा और उसका सर अपने कंधे में रखकर उसे समझाते हुए बोला, मुझे पता है, लेकिन तुम्हें भी जान लेना चाहिए कि अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए अपने डर पर तुम्हें काबू करना सीखना होगा, वरना तुम्हारा दुश्मन इसका फायदा उठा सकता है। एकांश की बात देव को सही लगी। तभी देव एकांश से दूर हुआ और बोला, हाँ मुझे बचपन से इंजेक्शन से डर लगता है, लेकिन मैं इसे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। देव की बहादुरी भरी बातें सुनकर एकांश थोड़े मजाकिया अंदाज में बोला, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अभी डॉक्टर से तुम्हें दूसरा इंजेक्शन। एकांश अभी इतना बोल ही पाया था कि देव जल्दी से बोला, अरे मैंने तो ऐसे हाँ बोल दिया था, आप तो सीरियस हो गए, और वैसे भी मैं अब ठीक हूं। जिसे सुन एकांश कुछ देर खामोश रहकर बोला, क्या तुम सच में जोया को पसंद करते हो? जिस पर देव सीरियस होकर बोला, अपनी जान से ज्यादा। जिसे सुन एकांश शांत हो गया। एकांश को कुछ ना बोलता देख देव बोला, भाई आई एम सीरियस। जिस पर एकांश बोला, गेट रेडी, हमें वापस चलना है। जिसे सुन देव खुद को देखकर बोला, ऐसे देव के हाथ में पैर में पट्टी बंधी थी। जिसे देख एकांश बोला, ठीक है, अगर तुम्हें जाने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं डॉक्टर से कहकर यहीं तुम्हारा ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देता हूं। डॉक्टर का नाम सुनते ही देव की आंखें बड़ी हो गई। वो फौरन बेड से नीचे उतरकर खड़ा हो गया और बोला, आई गेट रेडी। जिसे देख एकांश को हंसी आ गई, लेकिन खुद को कंट्रोल कर एकांश वार्डरूम से बाहर निकल गया और उसके पीछे पीछे देव भी चला गया। रूम से बाहर आकर एकांश से देखा, सारे डॉक्टर्स बाहर खड़े थे। जिन्हें देख एकांश बोला, यू कैन गो नाउ। एकांश के इतना बोलते ही सारे डॉक्टर वहां से चले गए। उसके बाद एकांश, देव और दोनों अपने विला आ गए। विला पहुंचकर जब दोनों अंदर आए तो उन्हें ऐश्वर्या और जोया दोनों हॉल में बैठी दिखी। जैसे ही जोया ने देव को देखा वो घबरा गई। जोया भागते हुए देव के पास गई और उसका हाथ अपने कंधे में रखकर उसे चलने में मदद करने लगी, क्योंकि देव के एक पैर पट्टी बंधी थी। वैसे तो देव अच्छे से चल सकता था, लेकिन जोया को देखते ही उसने दर्द होने का नाटक करते हुए बोला, है मेरा पैर, मुझसे तो एक कदम भी चला नहीं जा रहा। जिसे देख रजत की आंखें बड़ी हो गई। देव को देखते हुए रजत अपने मन में बोला, सर कितने बड़े ड्रामेबाज हैं, इन्हें तो एक्टिंग लाइन में जाना चाहिए। वही देव अभी भी दर्द का नाटक कर रहा था। तभी जोया देव के ऊपर गुस्सा करते हुए बोली, जब तुमसे चला भी नहीं जा रहा तो वापस आने की क्या जरूरत थी, कुछ दिन हॉस्पिटल में रह लेते। जोया की बात सुन देव की बातें बड़ी हो गई। वो बोला, अरे नहीं नहीं, डॉक्टर ने ही मुझे वापस जाने को कहा था। वही दूर खड़ी ऐश्वर्या देव को घूर कर देख रही थी। जिसे देख देव इशारे में ऐश्वर्या से रिक्वेस्ट करने लगा कि वो जोया से कुछ ना कहे। दरअसल ऐश्वर्या जान चुकी थी कि देव दर्द का नाटक कर रहा था, क्योंकि रजत ने उसे हॉस्पिटल की सारी बात बता दी थी, इंक्लूडिंग देव का डॉक्टर्स को परेशान करना भी। जब जोया ने देखा कि ऐश्वर्या चुपचाप खड़ी है तो जोया ऐश्वर्या से बोली, ऐश प्लीज कॉल द डॉक्टर। जोया को अपने लिए परेशान देख देव को थोड़ा बुरा लगा, इसलिए वो जोया से बोला, आई एम फाइन। जोया देव को सोफे पर बैठाकर बोली, हालत देखी है अपनी, ठीक से चल भी नहीं पा रहे। जोया की बात सुन देव अपने मन में बोला, लगता है बेटा देव आज तो बचने वाला नहीं। वही रजत देव को देखकर मन ही मन हंस रहा था। तभी एकांश बीच में बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने बोला है रेस्ट करने पर ये ठीक हो जाएगा। एकांश की बात सुन देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। देव एकांश को देखकर अपने मन में बोला, आप ही मेरे सच्चे भाई हो, लव सो मच ब्रो। तभी मौके पर चौका मारते हुए देव जोया से बोला, हाँ हाँ मैं भी तो तुमसे यही बोल रहा था, अब चलो मुझे कमरे में ले चलो, मुझे ना भूत नींद आ रही है। कहते हुए देव जम्हाई लगा, जिस पर जोया अपना सर हाँ में हिलाती है और देव को सहारा देकर उसके कमरे में लेकर जाने लगती है। ऐश्वर्या और एकांश दोनों खड़े होकर उन्हें जाते देख रहे थे। उनके जाने के बाद ऐश्वर्या एकांश की तरफ देखकर बोली, उस केबिन का क्या हुआ? जिस पर एकांश बोला, उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। तभी ऐश्वर्या एकांश से बोली, आप जाकर फ्रेश हो जाए, तब तक हम आपको खाने के लिए कुछ लेकर आते हैं।
एकांश बोला, क्या उससे पहले मुझे एक कॉफी मिल सकती है? ऐश्वर्या बोली, हूँ, हम अभी लेकर आते हैं। इतना बोलकर ऐश्वर्या किचन में चली गई। रजत खड़ा दोनों की बातें सुन रहा था। वो अपना मुंह बनाकर बोला, यार मुझ पर भी तो कोई ध्यान दो। मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ लेकिन हर कोई मुझे इग्नोर ही किए जा रहा है। रजत अभी ये सोच ही रहा था कि तभी उसे किचन से ऐश्वर्या की आवाज आई, रजत यहाँ आओ। ऐश्वर्या की आवाज सुनते ही रजत भागकर किचन में गया और बोला, यस मैम। ऐश्वर्या एकांश के लिए कॉफी बनाते हुए रजत से बोली, फ्रिज में तुम्हारे लिए खाना रखा है, उसे खा लेना। ऐश्वर्या की बात सुन रजत की आंखों में आंसू आ गए, जिसे देख ऐश्वर्या बोली, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? रजत बोला, कुछ नहीं मैम, थैंक यू। जिसे सुन ऐश्वर्या मुस्कुराने लगी और बोली, अपनी बहन को थैंक्स नहीं बोला जाता। और हाँ, मैं एकांश जी के लिए कॉफी लेकर जा रही हूँ, तुम खाना खा लेना और प्लेट धोना मत भूलना। जिस पर रजत हंसते हुए बोला, ओक मैम। उसके बाद ऐश्वर्या किचन से चली गई। रजत ऐश्वर्या को जाते देख रहा था। वो खुद से बोला, सच में माम, जब से सर की लाइफ में आए हैं तब से सर ने अपनी लाइफ जीना चालू किया है, वरना खुद को मशीन की तरह काम करते ही थे और साथ में मुझसे भी कराते थे। कहते हुए रजत का मुंह बन गया। दूसरी तरफ ऐश्वर्या कॉफी का कप लेकर एकांश के कमरे में पहुंची तो उसे कमरे में कोई नहीं दिखा। ऐश्वर्या ने टेबल पर कॉफी रखते हुए खुद से बोला, अब ये कहाँ चले गए? कहते हुए ऐश्वर्या एकांश को ढूंढने लगी। आखिर में जैसे ही ऐश्वर्या बाथरूम में गई तो एकांश को देखकर उसके मुंह से जोर की चीख निकल गई। आ चिल्लाते हुए ऐश्वर्या अपने हाथ से अपनी आंखें ढक लेती है। तभी अपनी आंखों पर हाथ रखे ही ऐश्वर्या आकाश से बोली, क्या आप कपड़े पहनकर नहीं नहा सकते? अचानक से ऐश्वर्या को बाथरूम में देख एकांश हड़बड़ा गया। उसने जल्दी से टॉवल उठा के खुद को कवर किया और बोला, अरे बाथरूम में कपड़े पहनकर कौन नहाता है? वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? जिस पर ऐश्वर्या बोली, वो आप बहुत देर से आए नहीं तो आपको। जिस पर एकांश ऐश्वर्या की छेड़ते हुए बोला, क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? जिस पर ऐश्वर्या गुस्सा करते हुए बोली, अपनी बकवास बातें बंद करिए और कुछ कपड़े पहनिए। ऐश्वर्या को लग रहा था एकांश अभी भी बिना कपड़ों के है। ऐश्वर्या की बात सुन एकांश उसे छेड़ते हुए बोला, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे पहले मुझे बिना कपड़ों के देखा ही ना हो। कहते हुए एकांश ऐश्वर्या की तरफ बढ़ा और ऐश्वर्या का हाथ पकड़कर अपनी चेस्ट टच कराने लगा। एकांश की इस हरकत से ऐश्वर्या के रोंगटे खड़े हो गए। ऐश्वर्या की धड़कनें बढ़ने लगी थी। वो हकलाते हुए एकांश से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? जिस पर एकांश बोला, अपनी वाइफ को सिड्यूस करने की कोशिश। इतना बोल एकांश ऐश्वर्या को अपने करीब खींच लेता है और उसे अपने साथ शावर के नीचे खड़ा करके शावर को चालू कर देता है। एकांश के ऐसा करते ही शावर से पानी बूंदे दोनों के शरीर में गिरने लगी, जिससे ऐश्वर्या की आंखें अपने आप बंद हो गई। उसे अपने शरीर पर एकांश की छुबन महसूस हो रही थी, जिसके एहसास से ऐश्वर्या सिहर उठी। वही एकांश उसे शावर के नीचे ही किस करने लगा। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। ऊपर से शावर का ठंडा पानी उनके बदन में आग लगा रहा था। 10 मिनट की किस के बाद दोनों अलग हुए तो एकांश ने देखा ऐश्वर्या पूरी भीग चुकी थी, जिसके पकड़े उसे बदन से चिपक गए थे। ऐश्वर्या का खूबसूरत बदन एकांश की साफ दिखाई दे रहा था। जब ऐश्वर्या ने एकांश की नजरों का पीछा किया और देखा कि वो उसके सीने को देख रहा है, ये देखते ही ऐश्वर्या का पूरा चेहरा लाल हो गया। ऐश्वर्या जल्दी से खुद को अपने दोनों हाथों से छुपाने की कोशिश करने लगती है, जिसे देख एकांश को हंसी आ गई। उसने ऐश्वर्या के दोनों हाथ नीचे किए और ऐश्वर्या के कान के पास जाकर बोला, जान तुम बहुत सुंदर हो। इतना बोल एकांश ऐश्वर्या के कान पर किस करता है और उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे में ले आता है। ऐश्वर्या एकांश की हरकतों से समझ गई थी कि आखिर एकांश क्या चाहता था, जिसे सोच वो शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसके बाद दोनों कुछ देर में हम बिस्तर हो गए। एकांश ऐश्वर्या के ऊपर था और उसे प्यार कर रहा था। ऐसे ही कुछ घंटे बाद ऐश्वर्या थक गई और एकांश की बाहों में ही सो गई। वही एकांश ने ऐश्वर्या को माथे पर किस किया और बेड से खड़े होकर अलमारी से पास जाकर अपने कपड़े निकाले और उन्हें पहनकर कहीं चला गया। एपिसोड 142। रात में देव के कमरे में देव आराम से बेड पर लेटा था और वही जोया उसके लिए फ्रूट्स काट रही थी। जोया का मुंह बना हुआ था क्योंकि देव हर छोटा बड़ा काम उससे करवाकर उसे परेशान कर रहा था। जोया एप्पल काट रही थी, वही देव उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी अपनी मुस्कुराहट को छुपाकर देव बोला, आह पानी पानी। देव की दर्द भरी आवाज सुनकर जोया खड़ी हुई और देव के पास आकर उसे अपने हाथों से पानी पिलाने लगी। देव की नजर इस समय जोया पर थी। जोया को अपनी फिक्र करते देख देव को अच्छा लग रहा था। देव को पानी पिलाने के बाद जोया जैसे ही जाने को हुई, देव ने उसका हाथ पकड़ लिया और जोया से बोला, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? जिस पर जोया अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, भला मैं तुमसे गुस्सा क्यों होने लगी? देव ने कहा, मैंने भाई से हमारी शादी के बारे में बोल दिया, वो भी तुमसे बिना पूछे। जिया कुछ देर खामोश रहकर बोली, मैं तुमसे गुस्सा थी लेकिन अब नहीं हूं। खैर तुम वो छोड़ो, आराम करो, मुझे कुछ काम है। इतना बोल जोया देव के माथे पर किस करके कमरे से बाहर चली गई। वही देव तो अभी भी अपने ख्यालों में खोया था। जोया के किस से देव अंदर तक सिहर उठा था। देव ने अपनी आंखें बंद करी और जोया के ख्यालों में खो गया।
वहीं दूसरी तरफ मुंबई से कुछ किलोमीटर दूर एक सुनसान से जंगल पास एक पुराना बंगला था, जो बाहर से दिखने में किसी भूत बंगले की तरह डरावना था। उसके चारों तरफ घना जंगल था। तभी एक ब्लैक रोल्स रॉयस कार वहां आकर रुकी। उसमें से काले कपड़े पहने एक हैंडसम आदमी बाहर निकला, जिसने अपने चेहरे पर काला मास्क पहन रखा था। उसकी लाल आंखें काफी डरावनी लग रही थी। रात के घने अंधेरे में काले कपड़े पहने एकांश किसी डेविल की तरह खतरनाक लग रहा था। एकांश की पैनी नजर सामने बंगले पर जाकर रुक गई। कुछ देर तक उसे देखने के बाद एकांश उसके अंदर चला गया। पूरा बंगला खाली था, जहां पेड़ों की सूखी पत्ती नीचे फैली थी। जगह जगह पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे और चमगादड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी। अंदर काफी डरावना माहौल था। यहां आने के बारे में सोचकर भी लोगों की रूह कांप जाती है। लेकिन इस सबसे बिना डरे एकांश चलता रहा और सामने लगी और बड़ी सी पेंटिंग के सामने जाकर रुक गया। एकांश अपनी लाल आंखों से कुछ देर पेंटिंग को घूरने के बाद अपनी पॉकेट से एक रिमोट निकलता है और उसकी रेड बटन को दबा देता है। एकांश के ऐसा करते ही सामने लगी बड़ी सी पेंटिंग अपने आप हटने लगी। अब वहां सामने कुछ सीढ़ियां थी। एकांश बिना देरी किए सीढ़ियों से नीचे उतर गया। एकांश के अंदर जाते ही वो दोबारा से बंद हो गया। वही कुछ देर चलने के बाद एकांश किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच चुका था, जहां बाहर से बंगला वीराना और खतरनाक था। वहीं उसके नीचे एकांश की अलग ही दुनिया बसी थी। चारों तरफ उजाला ही था और जहां सफेद कपड़े पहने आदमी अपने हाथ में हथियार पकड़े खड़े थे, जो एकांश को देख अपना सर झुकाकर उसे ग्रीट कर रहे थे। एकांश चलकर एक बड़े से हॉल में पहुंचा और हॉल के सामने एक बड़ी सी किंग की चेयर रखी थी। एकांश जाकर उसमें बैठ गया और एकांश को देख सभी गार्ड्स वहां आ गए और लाइन लगाकर खड़े हो गए। वहां सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक था, जरा सी भी गलती और सीधे मौत। वहां खड़ा हर एक इंसान दिखने में काफी खतरनाक लग रहा था, जो अकेला ही आराम से 20 लोगों से लड़ सकता था। तभी एकांश की खतरनाक आवाज आए, लेकर आओ उसे। एकांश के इतना कहते ही कुछ गार्ड्स वहां एक आदमी को खींचकर वहां लाते हैं। उस आदमी के पूरे शरीर से खून रिस रहा था, जिसे देख आम इंसान डर से बेहोश हो जाए। लेकिन सामने एकांश था। उसने अपने सामने अधमरी हालत में खड़े केविन को घूरकर देखा। जब केविन ने अपनी आधी खुली आंखों से एकांश को देखा तो उसके होश उड़ गए। केविन का डर के मारे बुरा हाल हो चुका था। केविन डर से अपनी लड़खड़ाती जबान से बोला, डे डे डेमन किंग। केविन के इतना बोलते ही एकांश अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, नहीं, आज तेरे सामने डीमन किंग नहीं बल्कि एक भाई बैठा है, जिसके भाई को तूने परेशान किया है। एकांश की बात सुनकर केविन सोच के पड़ गया। उसे अभी भी पता नहीं चला था कि एकांश डीमन किंग है। यही सब सोच सोचकर केविन परेशान था कि तभी एकांश की बात सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। एकांश ने कहा, इसे जिंदा मगरमच्छ के तालाब में फेंक दो और जब तक ये तड़पकर मर नहीं जाता इस पर नजर रखो। एकांश के बातें दिल दहला देने वाली थी, जिसे सुन केविन की रूह तक कांप उठी थी। केविन एकांश से चिल्ला चिल्लाकर माफी मांगता है, लेकिन वहां उसकी कोई नहीं सुनता। एकांश के आदमी केविन को दोबारा घसीटकर लेकर चले गए। इतना करने के बाद भी एकांश के दिल को तसल्ली नहीं मिलती। एकांश उठता है और वहां से निकलकर एक खाली पड़े कमरे में चला जाता है, जहां सिर्फ एकांश और उसके खास आ सकते थी। एकांश एक खाली कमरे में था और सामने एक बादशाह पंचिंग बैग रस्सी से बंधा था। एकांश अपने कपड़े बदलकर आया और उसे गुस्से में पंच मारने लगा। करीब आधे घंटे बाद एकांश पसीने से तरबदर हो चुका था, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। तभी कमरे में एकांश का एक गार्ड आता है, जिसे देख एकांश बोला, मुझे मारो। एकांश की बात सुनते ही उस आदमी को डर से पसीना आने लगा। वो डरते हुए बोला, सॉरी सर। जिस पर एकांश चिल्लाकर बोला, आई सेड फाइट विद मी। एकांश की बात सुन गार्ड अपने हाथ में ग्लव्स पहनकर मैदान में आ गया और फिर दोनों की फाइटिंग स्टार्ट हो गई। कुछ देर की फाइटिंग के बाद एकांश के सामने वाला आदमी नीचे घायल पड़ा था, जिसे देख एकांश ने अपने फोन से किसी को कॉल किया और जिससे एकांश की फाइट हुई थी उसे ट्रीटमेंट के लिए भिजवा दिया। उसके बाद एकांश वहां बने मास्टर रूम में जाकर नहाता है और तैयार होकर वहां से बाहर निकल जाता है। एपिसोड 143। अगली सुबह जयपुर में महल में संध्या जी और जय जी दोनों हॉल में बैठे थे और उनके साथ महिमा जी और दीक्षा जी बैठी थी, जो सभी सीरियस दिख रहे थे। वो कोई जरूरी बात कर रहे थे। वहीं कुछ दूरी पर लगे खंबे के पीछे छिपकर हर्षिता और हर्षित दोनों छुपकर उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। जिस पर हर्षित बोला, ये अचानक से माँ और ग्रेनी यहाँ कर करने आए हैं। जिस पर हर्षिता धीमी आवाज में झल्लाते हुए बोली, हमें क्या पता, क्या वो हमें बताकर आए हैं। हर्षिता की बात सुनते ही हर्षित लाचारी से अपना सरनामे हिलाता है और दोबारा से उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगता है। वही जय जी, जिनके चेहरे पर चिंता के भाव दिख रहे थे, वो बोले, काकी सा, आपको तो पता है सब। जिस पर महिमा जी बोली, हमें सब पता है, इसलिए हम बोल रहे हैं, हमें जल्द ही ऐश्वर्या और एकांश की शादी करा देनी चाहिए, ताकि जयपुर को उनका नया उत्तराधिकारी मिल जाए। जिस पर जय जी परेशान होकर बोले, आप सही कह रही है काकी सा,
लेकिन हमें डर है अगर ऐश्वर्या जयपुर की रानी सा बन गई तो उनके ऊपर कोई नई मुसीबत ना जाए। जिसे सुन राघवेंद्र जी पीछे से आते हुए बोले, और अगर वो नहीं बनी तो भी मुसीबत का आना तय है भाई साहब। आवाज को सुनकर सब दरवाजे की तरफ देखने लगे, जहां से राघवेंद्र जी और वीर जी आ रहे थे। दोनों आए और महिमा जी के पैर छूकर एक साथ बोले, प्रणाम काकी सा। जिस पर महिमा जी दोनों के सर पर प्यार से हाथ रखकर बोली, हमेशा खुश रहो आप। तभी जय जी ने राघवेंद्र जी से परेशान होते हुए पूछा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जिसे सुन वीर जी बोले, विराज जो इतने दिनों से गायब था वो वापस आ गया है और इस बार उसने अपने साथ और भी राज्यों के राजाओं को मिला लिया है ताकि वो उनके साथ मिलकर जयपुर को छीन सके। जिसे सुन जय जी गुस्से में बोले, ये विराज फिर से आ है। आखिर ये विराज नाम का ग्रहण हमारी जिंदगी से कब हटेगा? जय जी को इतने गुस्से में देख संध्या जी उन्हें समझाते हुए बोली, अभी गुस्सा करने का नहीं बल्कि समझदारी से काम लेने का समय है। जिसे सुन दीक्षा जी बोली, हाँ भाई साहब, भाभी सही कह रही है और वैसे भी हमारे गुस्से में गलत कदम उठाने से बात बिगड़ भी सकती है। जिस पर महिमा जी बोली, आप दोनों सही कह रही है, हमें सोच समझकर उसका उपाय निकालना होगा। तभी वीर जी बीच में बोले, अगर आप कहें तो हम अपनी बात बोलना चाहते हैं। जिसे सुन जय जी बोले, वीर इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, आप बिना किसी संकोच के अपनी बात कहें। वीर जी कुछ देर शांत रहकर सबके चेहरे देखते हैं, फिर गहरी सांस लेकर बोलते हैं, हमारी सलाह है कि आप जल्द ही ऐश्वर्या की शादी कराकर जयपुर उन्हें सौंप दें। वीर जी की बात पर जय जी गुस्सा करते हुए बोले, वीर आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? हमारे ऐसा करने से हमारे सारे दुश्मन और भड़क जाएंगे और ऐश्वर्या को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्या ऐसा करना सही होगा? जिसे सुन वीर जी बोले, पहले आप हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए। जिसे सुन जय जी वीर जी को आगे बोलने का इशारा करते हैं। तभी वीर जी ने कहना शुरू किया, अगर एक बार ऐश्वर्या और एकांश जयपुर के भावी राजा और रानी बन गए तो उसके बाद कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और विराज भी बस देखता रह जाएगा। जिस पर जय जी बोले, आप इतने यकीन के साथ ये कैसे कह सकते हैं? वीर जी मुस्कुराकर बोले, क्योंकि ऐश्वर्या की परवरिश हमने की है और हमने उन्हें कभी डरना नहीं सिखाया। रही बात एकांश की, तो उनके रगों में ठाकुरों का खून है जिसने कभी हार मानना नहीं सीखा। और आप सबको तो पता ही है, जब विराज ने रानी सा को अगवा किया था तब अकेले ऐश्वर्या ने उनकी जान बचाई थी और विराज की भागने पर मजबूर कर दिया था। इतना बोलकर वीर जी सबके चेहरे देखने लगे, वो उनके मन की परेशानी को साफ देख सकते थे। तभी संध्या जी बोली, वीर भैया सही कह रहे हैं और अब हमारी भी उम्र ही चुकी है और जयपुर को उनका नया शासक मिलना चाहिए। संध्या जी की बात पर सबने सहमति में अपना सर हाँ में हिलाया। तभी जय जी बोले, हम मत जाकर जल्द से जल्द दोनों बच्चों की शादी की तारीख निकलवाने की कोशिश करेंगे। यहाँ सबकी बातें चल रही थी, वही दूर खंबे के पीछे खड़े हर्षित और हर्षिता दोनों को आधी आधी बातें ही समझ आई थी। उसके बाद हर्षित और हर्षिता वहां से छिपकर सीधे कार्तिक के कमरे में चले गए, जहां उन्होंने देखा कि कार्तिक अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। हर्षिता और हर्षित को अचानक से अपने कमरे में देखकर कार्तिक थोड़ा हैरान था, लेकिन अपनी हैरानी को छुपाकर कार्तिक ने लैपटॉप बंद किया और साइड टेबल में रखते हुए पूछा, आप दोनों यहाँ, क्या कोई बात है? जिसे सुन हर्षित और हर्षिता दोनों कमरे के अंदर आ गए और अंदर से दरवाजा बंद करके कार्तिक की बगल में बैठ गए। तभी हर्षिता बोली, भैया आपको पता है नीचे बाबा, पापा, बड़ी माँ और बाकी सब परेशान है। हर्षिता की बातें सुनकर कार्तिक सवालिया नजरों से हर्षिता को देखता है और पूछता है, क्यों, क्या हुआ नीचे? जिस पर हर्षित बोला, वो वीर काका सा बात कर रहे थे कि विराज वापस आ गया है और नए रानी राजा की बातें कर रहे थे। विराज की नाम सुनते ही कार्तिक की आंखें चौड़ी हो गई। कार्तिक खुद से गुस्से में आकर बोला, ये कमीना फिर से वापस आ गया, इस बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कार्तिक की बात सुन हर्षित और हर्षिता दोनों ही हैरान थे, दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और फिर कार्तिक का। तभी कार्तिक खुद से अपना मन में बोला, मुझे इस बारे में ऐश को बताना पड़ेगा। इतना बोल कार्तिक अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल करने लगता। गई एपिसोड 144। कार्तिक परेशान दिख रहा था। परेशान होकर कार्तिक बोला, अरे यार ये कॉल क्यों नहीं उठा रही? इतना बोलकर कार्तिक दोबारा से फोन लगाता है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में ऐश्वर्या आराम से बिस्तर की सफेद चादर में लिपटी सो रही थी। वो मोम की गुड़िया की तरह लग रही थी। तभी उसके कानों में फोन की रिंगटोन सुनाई दी, जो बिना रुके बजे जा रही थी। जिसे सुन ऐश्वर्या नींद में कसमसाने लगी। ऐश्वर्या उस नींदी में खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, कौन है? चैन से सोने भी नहीं देते कहते हुए ऐश्वर्या बेड पर अपना हाथ फिराने लगी। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। तभी कुछ देर तक हाथ फिराने के बाद ऐश्वर्या के हाथ आखिर उसका फोन लग ही गया। ऐश्वर्या ने नींद में फोन उठाया और अपनी नींद भरी आवाज में बोली, हेलो। ऐश्वर्या ने इतना बोला ही था कि तभी फोन के दूसरी तरफ से कार्तिक की आवाज आई, ऐश तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा फोन उठाने में? जिस पर ऐश्वर्या लापरवाही से बोली, अरे यार सो रही थी मैं। जिसे सुन कार्तिक थोड़े गुस्से में बोला, यहाँ इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है और तुम अभी सो रही हो। मुसीबत का नाम सुनते ही ऐश्वर्या की जैसे नींद ही गायब हो गई हो। ऐश्वर्या की आंखें अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। ऐश्वर्या जल्दी से बैठकर बोली, तुम क्या बकवास कर रहे हो?
जिस पर कार्तिक ने कहा, मैं बकवास नहीं कर रहा, सही बोल रहा हूं। विराज और कुछ लोगों के साथ मिलकर जयपुर को हथियाने के लिए चाल चल रहा है। कार्तिक ने आगे कहा, मुझे लग रहा है इस बार उसने जरूर कुछ बड़ा प्लान किया होगा। कार्तिक की बातें सुनते ही ऐश्वर्या का चेहरा गंभीर हो गया। ऐश्वर्या ने गुस्से में खुद से कहा, विराज चौहान, इस बार तो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ऐश्वर्या आगे कार्तिक से बोली, और क्या पता चला है तुम्हें? कार्तिक ने गहरी सांस लेकर कहा, अभी मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मैं जल्द ही इस बारे में पता लगा लूंगा। लेकिन शायद अब तुम्हें जयपुर वापस आ जाना चाहिए। कार्तिक की बात पर ऐश्वर्या बोली, ठीक है, मैं आज ही जयपुर आ रही हूं। इतना बोलकर ऐश्वर्या ने कॉल काट दिया और गुस्से में अपने फोन को घूरने लगी। उसे विराज के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं जयपुर में कॉल कटने के बाद कार्तिक खुद से बोला, मुझे अभी जाकर बाबा से इस बारे में बात करनी होगी, अब वही मुझे सब बता सकते हैं। इतना बोलकर कार्तिक अपने कमरे से बाहर चला गया। वहीं मुंबई में ऐश्वर्या बेड पर बैठी थी। वो किसी गहरी सोच में दिख रही थी। उसे ये भी पता नहीं चला कि एकांश कमरे में वापस आ गया था और एक टक ऐश्वर्या को देख रहा था। ऐश्वर्या को परेशान देख एकांश पूछता है, जान क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? एकांश की आवाज से ऐश्वर्या अपने सेंस में वापस आई और एकांश को देखकर बोली, आप यहाँ कब आए? जिस पर एकांश ने प्यार से ऐश्वर्या को देखकर कहा, तभी जब तुम किसी गहरी सोच में डूबी थी। एकांश ने आगे कहा, कुछ परेशानी है क्या? जिस पर ऐश्वर्या ने कार्तिक की कही सारी बात एकांश को बता दी, जिसे सुन एकांश के चेहरे के भाव पर कोई असर नहीं हुआ। वो अभी भी नॉर्मल दिख रहा था, जिसे ऐसे देख ऐश्वर्या हैरान थी। ऐश्वर्या ने एकांश से कहा, आपको क्या हुआ? जिस पर एकांश गहरी सोच में डूबी गया। कुछ देर की खामोशी के बाद वो बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था कि वैसे तुम बहुत सुंदर हो। कहते हुए एकांश मुस्कुरा दिया। उसकी नजर ऐश्वर्या पर थी। जब ऐश्वर्या ने एकांश की नजरों का पीछा किया तो उसने देखा कि वो ऐश्वर्या के खुले शरीर को देख रहा था। रात में दोनों के इंटीमेट होने के बाद ऐश्वर्या बिना कपड़ों के ही सो गई थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि एकांश उसे लालच भरी नजरों से देख रहा था, ऐश्वर्या का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। ऐश्वर्या ने जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर किया और एकांश को गुस्से के घूरने लगी। ऐश्वर्या के घूरने पर एकांश ने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली और बोला, तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। इतना बोलकर एकांश उल्टा कदमों से कमरे से बाहर चला गया। एकांश के जाने के बाद ऐश्वर्या ने शर्म से खुद का चेहरा तकिए में दबा लिया और पागलों जैसी हरकतें करने लगी। कुछ देर बाद जब ऐश्वर्या नॉर्मल हुई तो वो खड़ी होकर बाथरूम नहाने चली गई। वहीं बाहर नीचे हॉल में देव और जोया दोनों किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। तभी रजत उनके पास आया और बोला, आप दोनों को क्या हो गया, जो चूहे बिल्ली की तरह लड़े जा रहे हो? जिस पर देव ने कहा, तुम ये मुझसे नहीं, इससे पूछो। इतना बोलकर देव ने जोया की तरफ इशारा कर दिया और गुस्से में देव को देख रही थी। तभी जोया ने रजत को घूरकर देखा, जिसके ऐसा करने से ही रजत डर गया और जोया से बोला, अरे आपकी लड़ाई सर से है तो आप उन्हें घूरो ना, मेरी फालतू में जान क्यों निकाल रही हो? इतना कहकर रजत वहां से जाने लगा। तभी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए एकांश से रजत से कहा, रजत स्टडी रूम में आओ। वही एकांश की बातें सुनते ही सब एकांश की तरफ देखने लगे, लेकिन एकांश सबको इग्नोर करके स्टडी रूम की तरफ चला गया। जिसे जाते देख रजत अपने मन में बोला, अभी एक शैतान कम था क्या, जो उससे बड़ा शैतान भी आ गया, पता नहीं मेरा क्या होगा। खुद से बड़बड़ाते हुए रजत एकांश के पीछे चला गया। वही जोया और देव एकांश और रजत को जाते हुए देख रहे थे। उनके जाने के बाद जोया ने देव से सवाल पूछते हुए कहा, ये दोनों अकेले में कौन सी बात करने गए हैं? जिस पर देव झल्लाते हुए बोला, मुझे क्या पता, थोड़ी ना वो मुझे बताकर या मुझसे पूछकर गए हैं। देव की बातें सुनकर जोया को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था, लेकिन जोया ने गहरी सांसें लेकर खुद के गुस्से को कंट्रोल कर लिया। जोया के दिमाग में इस समय यही चल रहा था कि आखिर दोनों बंद कमरे में कौन सी जरूरी बात करने गए हैं। तो आगे की कहानी में क्या होगा? क्या ऐश्वर्या विराज को रोक पाएगी? क्या एकांश इसमें ऐश्वर्या का साथ देगा? और एकांश के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या माही एकांश और रजत के बीच होने वाली बात का पता लगा पाएगी? एपिसोड 145। मुंबई 80 व्हीलर स्टडी रूम में एकांश बुक सेल्फ की तरफ अपना चेहरा करके खड़ा था। तभी पीछे से रजत आया। उसे एकांश से डर लग रहा था। तभी अपनी घबराहट छुपाकर रजत एकांश से बोला, बॉस आपने मुझे बुलाया? एकांश बिना पीछे पलटे बोला, मैंने तुम्हें को काम कहा था, वो हुआ? जिस पर रजत ने जवाब देते हुए कहा, यस सर। इतना बोलकर रजत सांस लेने के लिए रुका ही था कि तभी एकांश बोला, अब क्या मुहूर्त का वेट कर रहे हो? जिस पर रजत कंफ्यूज नजरों से एकांश को देखने लगा और बोला, सॉरी बॉस, मैं समझा नहीं। जिसे सुन एकांश गुस्से में खुद से बड़बड़ाकर बोला, सारे गधे मुझे ही मिलने थे। एकांश की बात सुनकर रजत का मुंह बन गया, लेकिन वो चाहकर भी एकांश को कुछ नहीं कह सकता था। तभी एकांश ने रजत से कहा, विराज चौहान के बारे में पता करो, कौन उसकी मदद कर रहा है? जिस पर रजत बोला, ओक सर। फिर कुछ रुककर रजत बोला, सर वो आज आपकी दिल्ली वाले क्लिंट के साथ मीटिंग थी। जिसे सुन एकांश बोला, ठीक है, लंच में मीटिंग फिक्स कर दो, अब तुम जा सकते हो।
एकांश की बात सुनकर रजत ने एकांश को झुककर ग्रीट किया और वहां से चला गया। रजत खुद से बड़बड़ाते हुए आ रहा था, पता नहीं बॉस को क्या हो जाता है जो बिना बात के गुस्सा होते रहते हैं। रजत खुद से बड़बड़ाते हुए नीचे आ रहा था कि तभी ध्यान ना देने के कारण रजत देव से टकरा गया, जिससे दोनों के सर आपस में टकरा गए और उसी के साथ देव ने कहा, आह पहाड़ सिंह, मेरा सर फोड़ दिया। इतना बोल देव अपना सर पकड़ लेता है। देव को अपने सामने देख रजत बोला, आप यहाँ अचानक से मेरे सामने आए तो इसमें मेरी क्या गलती। बोलते हुए रजत भी अपना सर पकड़ लेता है। दोनों की टक्कर इतनी जोर से हुई थी कि दोनों के सर पर सींग निकल आया थे, जिसे देख जोया को हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी को रोक रखा था। तभी रजत अपना सर पकड़े बोला, आप दोनों मेरा रास्ता रोके क्यों खड़े हैं। जिस पर जोया बोली, अंदर जीजू ने तुमसे क्या कहा। इतना बोल जोया उम्मीद भरी नजरों से रजत को देखने लगी, लेकिन रजत ने उसकी उम्मीद पर पानी फेरते हुए कहा, वो मेरी सैलरी बढ़ाने वाले हैं, बस इसी बारे में बात कर रहे थे। इतना बोलकर रजत उनके बगल से निकलकर जाने लगा। तभी देव ने पीछे से रजत की कमर पर अपने हाथ लपेटकर पकड़ लिया और बोला, है दोनों क्या तुम्हें गधे दिखते हैं जो तुम कुछ भी बोलोगे और हम मान लेंगे। चलो अब जल्दी से सच बताओ। देव ने पीछे से रजत को पकड़ रखा था, जिससे दोनों करीब थे। देव को अपने इतने करीब देख रजत को अजीब लग रहा था। तभी रजत खुद को देव से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला, सर ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे ऑफिस जाना है। जिस पर देव ने कहा, जब तक तुम हमारे सवाल का जवाब नहीं से देते तब तक तुम यहां से नहीं जा सकते। जिसे सुन रजत बोला, और क्यों, क्या मैं आपकी बीवी हूं। रजत की बात सुनते ही देव और जोया एक साथ चिल्लाकर बोला, वट। इससे आगे देव और जोया कहती वहां एक गार्ड आ गया, जिसे देखते ही तीनों को आंखें चौड़ी हो गई। तभी देव ने गार्ड से पूछा, भाई अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात और पूछूं। जिसे सुन गार्ड शांत लहजे में बोला, यस सर। जिसके इतना कहते ही देव उस आदमी के चारों तरफ चक्कर लगाकर उसे देखने लगा। उस आदमी की हाइट 6.8 इंच थी, कसा हुआ बदन और चेहरे पर एक सा सुकून था। तभी उस गार्ड ने कहा, सॉरी मैम। जिसे सुन जोया एक नजर देव को देखती है और फिर दोबारा से अपने बगल में खड़े आदमी से प्यार से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है। उस आदमी ने कहा, सुनील शर्मा। जिसे सुन जोया प्यार से बोली, सुनील शर्मा, नाइस नेम। तभी देव अपने मन में बोला, हो मेरा नाम तो कभी इतने प्यार से नहीं लिया। देव को जोया के मुंह से किसी की तारीफ सुन उसे गुस्सा और जलन हो रही थी। इतना बोलकर देव अपना मुंह बनाने लगा। तभी रजत, जो उन दोनों की हरकतें देखकर हैरान था, उसने सुनील से कहा, कहो सुनील क्या हुआ। जिस पर सुनील ने कहा, सर जेट रेडी है। जिसे सुन रजत बोला, ठीक है अब तुम जा सकते हो। रजत की बात सुन सुनील वहां से चला गया। वहीं जोया जानबूझकर सुनील को देखकर मुस्कुरा रही थी, जिसे देख के देव जल भून रहा था। वहीं दूसरी तरफ जयपुर में कार्तिक जय जी और संध्या जी के साथ मठ गया था, जहां उनके परिवार के पंडित जी रहते थे। मठ बहुत सुंदर था। मठ में चारों तरफ सुंदर फूल लगे थे। वहीं बहुत से लोग कुछ काम कर रहे थे तो कुछ भक्ति कर रहे थे, जिसे कार्तिक ने पहली बार देखा था और उसे देखकर कार्तिक को उसके बारे और जानने की एक्साइटमेंट होने लगी थी। तभी मठ में वो एक कच्चे लेकिन सुंदर घर के सामने आकर रुके। जयपुर मठ में कार्तिक अपनी नजरें घुमाकर मठ को देख रहा था। तभी वो चलते हुए एक मंदिर के सामने रुके, जहां एक 65 साल के बूढ़े पंडित जी बैठे थे और अपने सामने रखी कुंडलियों को देख रहे थे। तभी जय जी और संध्या जी उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। पंडित जी जय जी को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, आइए राजा सा, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। इतना बोलकर वो जय जी और संध्या जी को अपने सामने बैठने का इशारा करते हैं, जिस पर जय जी और संध्या जी उनके सामने बैठ गए और कार्तिक पंडित जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है, फिर जल्दी जी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी जय जी पंडित जी से बोलते हैं, पंडित जी हमने आपको फोन पर बताया था। जय जी की बात सुनकर पंडित जी अपना सर हाँ में हिलाते हैं और बोलते हैं, जी हमने उसे देखा था। उसके बाद पंडित जी अपने पास खड़े शिष्य को कुछ इशारा करते हैं, जिसके मिलते ही उनका शिष्य उनके सामने एक पत्र दिखाता है, जिसे देखते हुए पंडित जी बोलते हैं, आपने जैसा कहा था वैसी सारी तैयारी हो गई है। आज से 1 हफ्ते बाद का शादी का मुहूर्त निकला है। पंडित एक की बातें सुनकर कार्तिक सोच में पड़ गया। वो बोला, शादी, ये किसकी शादी की बात कर रहे हैं। कार्तिक अभी सोच ही रहा था कि तभी पंडित जी आगे बोले, शादी के 3 दिन बाद आप अपना पद राजकुमारी को सौंप सकते हैं। पंडित जी की बात सुनकर कार्तिक समझ गया कि यहाँ ऐश्वर्या की शादी की बात चल रही थी। इससे पहले कार्तिक कुछ पूछ पाता, उससे पहले ही संध्या जी बोली, हमने आपसे हमारे और बच्चों की बात की थी। जिस पर पंडित जी मुस्कुराकर बोले, हमने सब कुछ इसमें लिख दिया है। इतना बोलकर पंडित जी एक कागज जय जी को देते हैं, जिसे पढ़ने के बाद जय जी खड़े हुए और बोले, धन्यवाद पंडित जी, अब हम चलते हैं। जिसे सुन पंडित जी खड़े हुए और जय जी और संध्या जी को मठ के बाहर तक छोड़ने आए। उसके बाद जय जी सबको प्रणाम करके अपनी कार में बैठकर महल के लिए निकल गए। तभी कार्तिक जो कार ड्राइव कर रहा था, उसने जय जी पूछा, क्या आप ऐश्वर्या की शादी कर रहे हैं। जिसे सुन जय जी बोले, हाँ ऐश्वर्या की और आपकी भी। जिसे सुन कार्तिक कंफ्यूज हो गया और जय जी देखने लगा। तभी संध्या जी बोली, बेटा आप भी तो हमारे बेटे की तरह है,
इसलिए ऐश्वर्या के साथ साथ हम आपकी शादी भी इसी दिन करेंगे। आखिर आप इसके भाई हैं। जिसे सुन कार्तिक कुछ नहीं बोला। कुछ ही देर में सब जयपुर वापस पहुंच गए थे। जयपुर पहुंचते ही जय जी ने सबसे कहकर महल में तैयारी चालू करवा दी। वहीं इन सबसे अनजान ऐश्वर्या मुंबई में थी। ऐश्वर्या अपने कमरे में बैठी गहरी सोच में डूबी थी। तभी कोई ऐश्वर्या के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। जब ऐश्वर्या दरवाजे की तरफ देखती है तो वहां जोया खड़ी थी। जोया को देखकर ऐश्वर्या बोली तुम, जिस पर जोया कमरे में अंदर आते हुए बोली ऐश तुम्हें क्या हुआ है, जब से देख रही हूं तुम परेशान दिख रही हूं। जोया की बात पर ऐश्वर्या ने जवाब देते हुए कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही छोटी सी प्रॉब्लम थी। जिसे सुन जोया परेशान होकर बोली कैसे प्रॉब्लम। इतना बोलकर जोया ऐश्वर्या के बगल में खड़ी हो गई। तभी ऐश्वर्या खड़ी हुई और 2 कदम आगे चलकर बोली विराज चौहान, वो जयपुर की गद्दी के पीछे पड़ा है। जिसे सुन जोया थोड़े गुस्से में बोली वो कमीना इंसान इतना कुछ होने के बाद भी बाज नहीं आया। जिसे सुन ऐश्वर्या बोली बस बहुत हुआ, अब मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जिस पर जोया ने कहा तुम उसकी चिंता मत करो, उसे तो मैं देख लूंगी। कुछ देर की चुप्पी के बाद ऐश्वर्या बोली शाम को हम जयपुर वापस जा रहे हैं। जिसे सुन ऐश्वर्या बोली हूं। उसके बाद ऐश्वर्या अपने कमरे में बनी बालकनी की तरफ चली गई और वहां से आसमान को देखते हुए बोली बस बहुत हो चुकी लुका छिपी, अब खेल सामने से खेला जाएगा। इतना बोल ऐश्वर्या अपना फोन निकालती है और मैक्स को कॉल करती है। एक रिंग जाते ही मैक्स कॉल उठा लेता है। उसके कॉल उठाते ही ऐश्वर्या खुद से बोली क्या ये हमेशा फोन हाथ में पकड़कर घूमता है। ऐश्वर्या ये सोच ही रही थी कि तभी दूसरी तरफ से मैक्स की आवाज आई हेलो मैम। मैक्स की आवाज से ऐश्वर्या होश में आए और बोली जेट रेडी कराओ, हम शाम को जयपुर वापस आ रहे हैं। ऐश्वर्या की बात सुनते ही मैक्स बोला ओक मैम। तभी मैक्स आगे बोला हमें विराज चौहान के बारे में पता चल गया है, और ये भी कि 20 साल पहले क्या हुआ था। मैक्स की बात सुनते ही ऐश्वर्या के चेहरे पर चमक आ गई। ऐश्वर्या बोली बताओ क्या हुआ था। ऐश्वर्या की बात सुनकर मैक्स शांत हो गया। फिर मैक्स हिचकिचाते हुए बोला पहले आप जयपुर वापस आ जाए, फिर मैं आपको सब बता दूंगा। मैक्स की ऐसी आवाज सुनकर ऐश्वर्या सोच में पड़ गई। फिर कुछ देर सोचने के बाद ऐश्वर्या बोली ठीक है। इतना बोलकर उसने कॉल काट दिया और फिर आसमान की तरफ देखकर बोली जब इतने दिन इंतजार किया तो एक दिन और सही। ये बोल ऐश्वर्या गहरी सांस लेती है और फिर अपने कमरे में वापस आ जाती है। वही जोया अभी भी ऐश्वर्या को देख रही थी। उसके बाद दोनों ने कुछ देर तक बातें की, फिर जोया ऐश्वर्या के कमरे से चली गई। जोया के जाने के बाद ऐश्वर्या खुद से बोली जाने से पहले एक बार एकांश जी से मिल लेते हैं। इतना सोचकर ऐश्वर्या अपने कमरे से बाहर निकलकर एकांश को ढूंढने लगी। तभी ऐश्वर्या देव से जा टकराई। देव जो अपना सर झुकाए चला आ रहा था। ऐश्वर्या के खुद से टकराने पर वो अपना सर झुकाए हुए बोला अमा अंधे हो का बे, देखकर नहीं चल सकते। कहते हुए देव ने अपना सर ऊपर किया, लेकिन जैसे ही उसने सामने ऐश्वर्या को देखा जो उसे ही घूर रही थी, ये देख देव के बाकी से शब्द उसके गले में ही अटक गए। तभी देव हिचकिचाते हुए बोला भाभी आप। जिस पर ऐश्वर्या चिढ़ते हुए बोली नहीं, हमारा भूत खड़ा है। ऐश्वर्या की बात सुनते ही देव जोर से चिल्लाया आ भाभी भूत बन गई। देव की बातें सुनते ही ऐश्वर्या ने गुस्से में देव को डांटते हुए कहा शट अप देव। ऐश्वर्या की डांट सुनकर देव शांत हो गया। तभी ऐश्वर्या ने देव से पूछा एकांश जी कहाँ है। जिस पर देव बोला वो तो ऑफिस चले गए, उनकी आज इंपॉर्टेंट मीटिंग थी इसलिए। देव की बातें सुनकर ऐश्वर्या परेशान हो गई और खुद से बोली अब मैं क्या करूं। फिर खुद को समझाते हुए ऐश्वर्या आगे बोली कोई बात नहीं, हम बाद में कॉल पर उनसे बात कर लेंगे। इतना बोलकर ऐश्वर्या देव के बगल से निकलकर चली गई। वही देव खड़ा सोच रहा था ये भाभी को अचानक से क्या हुआ जो इतनी जल्दबाजी में थी। देव फिर अपने कंधे उचकाकर अपने सवाल का जवाब देते हुए बोला खैर मुझे क्या, वैसे भी उन्हें किससे डर होगा जो खुद दूसरों को डराती है। इतना बोल देव सीटी बजाते हुए वहां से चला गया। वही शाम को ऐश्वर्या एकांश के लौटने का वेट कर रही थी, लेकिन जब एकांश नहीं आया तो वो उदास होकर जोया के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गई। वहीं जोया के चले जाने से देव उदास था। अब बंगले में देव अकेला था। एकांश और रजत मीटिंग के लिए गए थे। वहीं दूसरी तरफ जयपुर में हर्षित और हर्षिता दोनों किचन में थे और हर्षिता हर्षित के खाने के लिए कुछ बना रही थी। वहीं हर्षित बेसिन पर बैठा था और प्यार से हर्षिता को काम करते देख रहा था। तभी हर्षिता की नज़र हर्षित पर गई, जिसे खुद को देखते देख हर्षिता शर्मा गई और वो हर्षिता से बोली आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं। हर्षित अपने सर को अपने हाथ के सहारे टिकाकर बैठ गया और बोला अपनी जान को। जिसे सुन हर्षिता का दिल जोरों से धड़कने लगा। यहाँ दोनों की बातें चल रही थी कि तभी दरवाजे पास से किसी की आए, जिसकी तरफ जैसे ही दोनों देखते हैं उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। ठाकुर कॉर्पोरेशन मीटिंग रूम में, जहां कमरे के बीचों बीच बड़ी सी टेबल रखी थी और उसके अगल बगल कुर्सी में लोग बैठे थे, वही सो की चेयर पर एकांश पैर के ऊपर रखकर राजा की तरफ बैठा था। उसके चेहरे पर इस समय एक्सप्रेशन लेस था, जिसे देख समझ पाना मुश्किल था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वही रजत एकांश के पीछे खड़ा था, जिसके हाथ में कुछ फाइल्स थी।
तभी एकांश के इशारा करते ही रजत वो फाइल्स अपने सामने बैठे आदमी के सामने रख देता है, जिसे वो खोलकर पढ़ता है और कुछ सोचने लगते हैं। वही सामने बड़ा सा प्रोजेक्टर चल रहा था जिसके कुछ बिल्डिंग की साइड फोटोज दिख रही थी। कुछ देर बाद प्रोजेक्टर बंद हुआ। अब सब एकांश की तरफ देख रहे थे। तभी एकांश बोला, सो मिस्टर शेख, आपने क्या सोचा है? जिसे सुन काला शूट पहना आदमी खड़ा हुआ और मुस्कुराकर एकांश की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोला, डील डन। जिसे सुन एकांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो खड़ा हुआ और मिस्टर शेख से हाथ मिलाकर बोला, आपका काम टाइम पर पूरा हो जाएगा। रजत आपके पास कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल्स भेज देगा। इतना बोलकर एकांश मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। एकांश के जाते ही बाकी सब भी वहां से चले गए। मीटिंग रूम से बाहर निकलने के बाद एकांश अपने सेबिन में आ गया। एकांश एक हाथ से अपना फोन चला रहा था जिसमें वो ऐश्वर्या और देव की मिस्ड कॉल देखता है, जिसे देखकर एकांश की भौहें तन गई। एकांश जल्दी से ऐश्वर्या को कॉल लगाता है लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल बता रहा था। एकांश दोबारा कोशिश करता है लेकिन इस बार भी ऐश्वर्या का फोन नहीं लगता। अब एकांश का चेहरा गंभीर हो चुका था। उसके बाद एकांश देव को कॉल करता है और जाकर ग्लास विंडो के पास खड़ा होकर मुंबई शहर को देखने लगता है। तभी देव कॉल उठा लेता है और अपनी रुवासी आवाज में बोलता है, भाई मैं अकेला बोर हो रहा हूं, प्लीज आप वापस आ जाओ ना। देव की बात सुनकर एकांश बोला, ऐश्वर्या और जोया कहाँ गई? देव उदास होकर बोला, भाभी जयपुर चली गई और साथ में मेरी बंदरिया को भी ले भी गई। जिसे सुन एकांश को ऐश्वर्या की सुबह की बातें याद आ गई। एकांश खुद से बोला, ये मुझसे बिना मिले कैसे जा सकती है? इतना बोलकर एकांश कॉल काट देता है और रजत को कॉल लगाने लगता है। 2 रिंग जाने के बाद रजत कॉल उठाता है और बोलता है, यस सर। जिसे नजरअंदाज करते हुए एकांश बोला, 2 मिनट के अंदर तुम मेरे सेबिन में होने चाहिए। इतना बोलकर एकांश कॉल काट देता है। वही एकांश की बात सुनते ही रजत बिना कुछ सोचे समझे सुपरफास्ट एक्सप्रेस की तरह एकांश की केबिन की तरफ भागने लगा। जिसे देख सब हैरान थे लेकिन उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई रजत से कुछ सवाल करने की। वहीं 2 मिनट पूरे होम के ठीक 2 सेकंड पहले रजत एकांश के सामने खड़ा हो गया। रजत जोर जोर से हॉन्फ रहा था जिसे इग्नोर कर एकांश बोला, अभी के अभी मुझे विराज की सारी डिटेल्स चाहिए। एकांश की बात सुन रजत उसे देखने लगा और मन में बोला, ये आप मुझे कॉल पर भी बता सकते थे, इसमें मुझे इतना भगाने की क्या जरूरत? रजत का मुंह देखने लायक हो गया था। वही एकांश को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस अपनी चेयर पर बैठकर सिगरेट की कस ले रहा था। जिसे लाचारी भरी नजरों से देख रजत ने लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल किया, फिर बोला, ओक बॉस। इतना बोलकर रजत एकांश के फोन पर एक मेल भेजता है और कहता है, मैंने आपके मेल पर सब भेज दिया है। जिसे सुन एकांश अपने फोन पर मेल ओपन करता है और उसे पढ़ने लगता है। जैसे जैसे आकाश उसे पढ़ रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। अब एकांश का पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी पकड़ फोन पर कसती जा रही थी। वही एकांश को इतने गुस्से में देख रजत का पूरा शरीर कांप रहा था। रजत भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने मन में बोला, है ऊपर वाले प्लीज इस डेविल से बचा ले। रजत अभी सोच ही रहा था कि तभी एकांश की गुस्से भरी आवाज आई, इसमें जितने भी नाम हैं कल तक मुझे उसकी बर्बादी की खबर चाहिए। जिसे सुन रजत जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाता है और एकांश के सेबिन से ऐसे भागता है जैसे पागल कुत्ता उसके पीछे पड़ गया हो। रजत के जाने के बाद एकांश कुर्सी से अपना सर टिकाकर लेट गया। उसकी आंखें बंद थी। बंद आंखें किए ही एकांश बोला, तुम मेरी हो और तुम्हारे पार पहुंचने के लिए उन्हें मुझसे टकराना होगा। उसके चेहरे के भाव कठोर थे जिसमें ऐश्वर्या के लिए फिक्र दिख रही थी। वहीं जयपुर में हर्षित और हर्षिता के सामने संध्या जी खड़ी थी, जिन्हें देख दोनों के चेहरे पर 12 बज चुके थे। हर्षित और हर्षिता एक बार एक दूसरे का चेहरा देखते हैं फिर संध्या की तरफ। संध्या जी को देखकर समझ पाना मुश्किल था कि आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा था। वही हर्षित और हर्षिता को डरा देख संध्या जी बोली, आप दोनों किचन में क्या कर रहे हैं? संध्या जी बात पर हर्षिता अपने हाथ में पकड़ी चम्मच को जल्दी से संध्या जी तरफ दिखाते हुए बोली, वो माँ हर्षित जी को हलवा खाना था तो हम उनके लिए वही बना रहे थे, है ना हर्षित जी? इतना बोलकर हर्षिता धीरे से हर्षित को कोहनी मारती है, जिसके लगते ही हर्षित बोल पड़ा, हाँ हाँ काकीसा, प्रिंसेस हमारे लिए हलवा बना रही थी। वही संध्या जी बातें सुनकर हंसी आ रही थी, जिसे उन्होंने ना जाने कब से रोक कर रखा था। तभी संध्या जी अपनी हंसी को छुपाकर हर्षित से बोली, लगता है हमें अब आपकी माँ से बात करनी पड़ेगी। संध्या जी की बातें सुनकर हर्षित की आंखें बड़ी हो गई। इससे पहले वो कुछ बोलता कि तभी किचन में कार्तिक आ गया और हर्षित से बोला, हर्षित क्या तुम फ्री हो? जिस पर हर्षित जल्दी से बोला, हाँ हाँ मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, कहो क्या काम है? इतना बोल हर्षित काम का बहाना बनाकर किचन से भाग गया। इस समय उसे कार्तिक भगवान की तरह लग रहा था जो उसे बचाने आए हो। वही हर्षित के जाने के बाद हर्षिता किचन में अकेली बची थी। वो संध्या जी से अपनी नजरें चुराते हुए काम करने का नाटक करने लगी। उसे डर लग रहा था कि कहीं संध्या जी उसे डांटे ना।
वो ये सोच ही रही थी कि तभी संध्या जी आवाज आई, हमें लगता है ऐश्वर्या और कार्तिक के साथ साथ आपकी शादी भी हमें करा देना चाहिए। इतना बोलकर संध्या जी मुस्कुराने लगी। वहीं हर्षिता का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो शर्माते हुए किचन से भाग गई, जिसे जाते देख संध्या जी मुस्कुरा रही थी। दूसरी तरफ हर्षित कार्तिक के साथ उसके कमरे में चला गया, जहां पहुंचने के बाद हर्षित चैन की सांस लेता है और खुद से बोलता है, बच गया आज, वरना काकीसा ने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। हर्षित ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने अपने हाथ फोल्ड किए खड़े कार्तिक पर पड़ी। ऐश्वर्या और जोया दोनों जयपुर पहुंच गई थी। संध्या जी ऐश्वर्या की देखकर उसे अपने गले से लगा लेती है। उनकी आंखों में आंसू थे, जिसे देख ऐश्वर्या उनसे अलग हुई और बोली, माँ आप रो क्यों रही है? जिस पर संध्या जी अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे पगली, ये तो हमारे खुशी की आंसू है। जिसे सुन ऐश्वर्या और जोया हैरानी और कंफ्यूज नजरों से संध्या जी को देखने लगी। तभी संध्या जी मुस्कुराकर बोली, मेरा बच्चा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत जल्द आपकी सब पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले आप दोनों जैसे और जाकर फ्रेश हो जाए। जिस पर ऐश्वर्या और जोया मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिलाती है और आपके अपने कमरे की तरफ चली जाती है। ऐश्वर्या के कमरे में ऐश्वर्या अपने रूम में पहुंचकर अपना फोन निकालती है तो उसमें देखती है कि एकांश के मैसेज पड़े थे, जिसे देख ऐश्वर्या मुस्कुरा दी और खुद से बोली, हूं अभी हमें आए पूरे एक दिन भी नहीं हुआ और जनाब हमें मिस करने लगे। कहते हुए ऐश्वर्या सोफे पर बैठ गई और मैसेज खोलकर पढ़ने लगी, जिसमें एकांश ने पहले मैसेज में लिखा, जान तुमने अच्छा नहीं किया, मुझसे बिना मिले चली गई, इसकी सजा मैं तुम्हें जल्दी दूंगा। जिसे पढ़कर ऐश्वर्या मुस्कुरा दी। तभी दूसरा मैसेज खोलकर ऐश्वर्या उसे पढ़ती है, जिसमें लिखा था, ये मत सोचना कि मैं वहां नहीं तो तुम कुछ भी करोगी, तुम मेरी हो और मैं नहीं चाहता मेरी जान को कोई भी गंदी नजरों से देखे, और हाँ, लड़कों से दूर रहना, वरना तुम्हें पर है मैं क्या करूंगा। जिसे पढ़ ऐश्वर्या मुस्कुराई और बोली, अच्छा जी, इतनी बड़ी धमकी, अब तो मुझे लड़कों से दूर रहना ही पड़ेगा। ऐसे ही ऐश्वर्या 8 मैसेज पढ़ लेती है, जिन्हें पढ़कर उसकी मुस्कुराहट और बड़ी हो गई थी। उसे उसके लिए एकांश का पागलपन साफ दिख रहा था। आकाश को अपनी कह करते देख ऐश्वर्या की अच्छा लग रहा था। तभी ऐश्वर्या 9वां मैसेज खोलकर पढ़ती है, जिसमें एकांश ने लिखा था, मुझे पता है तुम स्ट्रांग हो, लेकिन फिर कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे पहले बताना, मैं नहीं चाहता मेरी जान को कुछ परेशानी हो। जिसे पढ़कर ऐश्वर्या खुद से बोली, हो मैं नहीं चाहता कि मेरी जान को कोई परेशानी आए। पागल, इतना बोल ऐश्वर्या हंसी और आखिरी का मैसेज पढ़ा, जिसमें लिखा था, तुम मुझे हर 1 घंटे में अपनी पिक भेजोगी और मुझे कॉल करके आई लव यू और आई मिस यू कहोगी। और आखिर में नीचे लिखा था, मुझे जान, आई रियली वॉन्ट यू, आई रियली मिस यू। जिसे पढ़ ऐश्वर्या शर्मा गई और जल्दी से अपने फोन को साइड में रखते हुए लंबी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने लगी। वहीं दूसरी तरफ एकांश अपने कमरे में बैठा था और अपने फोन की स्क्रीन को देख रहा था। उसका दिल बेचैन हो रहा था। एकांश खुद से बड़बड़ाकर बोला, क्या उसने मेरे मैसेज पढ़े होंगे? यही सोचकर एकांश परेशान हो रहा था। तभी खुद का सर झटककर एकांश बोला, द डेविल। एकांश ठाकुर, जिसे लड़कियों से सख्त नफरत थी, आज उसी को एक लड़की ने अपना दीवाना बना लिया। वो भी इस कदर उसके प्यार में पागल है कि उसे उनके बिना सांस लेना भी गवारा नहीं लगता। इतना बोल एकांश खुद के ऊपर हंसने लगा। एकांश आगे बोला, ना जाने तुम में ऐसा क्या है जो तुम्हारी हर एक अदा में कायल हो रहा हूं, तुमसे मिलने का मन कर रहा है। वहीं जयपुर में ऐश्वर्या अपने कमरे में बनी बालकनी में बैठी थी और आसमान में खूबसूरत चांद को निहार रही थी। वहीं ऐश्वर्या ने अपनी आंखें बंद की और ठंडी वहां की अपने शरीर में महसूस करके खुद से बोली, ये ठंडी हवाएं दिल को कितना सुकून दे रही है। ऐश्वर्या खुद में खोई ही थी कि तभी उसका फोन बजा। ऐश्वर्या जैसे ही अपने फोन की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखती है, उसके एक्सप्रेशन अचानक से बदल जाते हैं। अब उसका चेहरा बिना किसी भाव के था। तभी ऐश्वर्या ने कॉल उठाया और अपना प्यारी मगर रौबदार आवाज में कहा, काम हुआ। तभी फोन के दूसरी तरफ से मैक्स आवाज आए, मैम। उसने अपना मुंह खोल दिया है। जिसे सुन ऐश्वर्या के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। वो बोली, मैं कुछ देर में आती हूँ। जिसे सुन मैक्स हिचकिचा कर बोला, लेकिन मैम, इतनी रात को? मैक्स की बात सुनकर ऐश्वर्या टाइम देखती है, रात के 1 बज चुके थे। वहीं मैक्स को लग रहा था कि शायद इस टाइम ऐश्वर्या का वहां आना सही नहीं होगा। उसके खिलाफ ऐश्वर्या बोली, अभी सिर्फ 1 बजे है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जिस पर मैक्स डरते हुए बोला, सॉरी मैम, बट दिस इज इंडिया, नॉट लंदन। ऐश्वर्या मैक्स की सारी बातें समझ रही थी और वो कहीं ना कहीं सही भी थी, क्योंकि यहाँ रात को लड़की अकेली बाहर नहीं जा सकती और ऐश्वर्या के तो अब दुश्मन भी बढ़ गए थे, जो जयपुर की गद्दी हथियाने के लिए उसे मारना चाहते थे। लेकिन ऐश्वर्या बेफिक्र होकर बोली, उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब मैं हैंडल कर लूंगी। इतना बोलकर ऐश्वर्या कॉल काट देती है और किसी को कॉल लगाने लगती है। कुछ देर घंटियां जाने के बाद फोन के दूसरी तरफ से नींद भरी आवाज आई, अबे कौन है साला, रात को भी चैन से सोने देते। इससे आगे कुछ आवाज आती कि उससे पहले ऐश्वर्या बोली, 5 मिनट में मुझे तैयार होकर नीचे हॉल में मिलो। ऐश्वर्या की आवाज सुनते ही जोया बेड से नीचे गिर गई और दर्द से कराहती हुई बोली, मेरी कमर। जैसे तैसे जोया ने खुद को संभाला और खड़ी हुई और तैयार होकर नीचे चली गई।
जहां ऐश्वर्या पहले से उसका वेट कर रही थी। ऐश्वर्या को देखकर जोया ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या यार, कभी तो चैन से सोने मिलता है और तुम हो की। इससे आगे जोया कुछ बोलती, ऐश्वर्या ने बीच में ही उसकी बात काटकर कहा, अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो अब जल्दी से चलो, इससे पहले कि हमें कोई देखे। इतना बोलकर ऐश्वर्या वहां से अपनी कार की तरफ चली गई, जिसे देख जोया सड़ा सा मुंह बनाती है और खुद में बड़बड़ाती हुई उसके पीछे चली जाती है। कार में ऐश्वर्या और जोया दोनों कार में बैठी थी। वहीं खुद ऐश्वर्या कार ड्राइव कर रही थी, क्योंकि वो सबसे छुपकर महल से बाहर आई थी। वहीं बगल वाली सीट में बैठी जोया अभी भी जम्हाई ले रही थी, जिसे देख ऐश्वर्या अपना सरनामे हिलाती है और सामने देखने लगती है। वहीं जोया अपने मन में, यार आखिर इतनी रात को ऐसा कौन सा काम आ गया जो अपनी इतनी प्यारी नींद खराब करके ये घूम रही है और साथ में मुझे भी अपने साथ घसीट लिया। जोया अभी कुछ से बातें कर ही रही थी कि तभी ऐश्वर्या की आवाज आई, मैंने तुमसे कुछ कहा था, वो तुमने किया क्या? ऐश्वर्या की बात पर जोया अपने दांतों के बीच अपनी जीभ दबा लेती है और कहती है, अबे यार, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। उसके बाद जोया ऐश्वर्या की तरफ देखकर अपने दांत दिखाते हुए हुए मासूम बनकर बोली, वो मैं भूल गई थी। जिस पर ऐश्वर्या जोया के ऊपर गुस्सा करते हुए बोली, जोया तुम इतनी इंपॉर्टेंट बात कैसे भूल सकती हो? जब से तुम इंडिया आए हो अपना कोई भी काम ढंग से नहीं कर रही हो, लगता है तुम्हें लंदन वापस भेजना पड़ेगा। ऐश्वर्या की बात पर जोया रोनी सूरत बनाकर बोली, यार हो गई गलती, मैं कल उसे पक्का कर दूंगी, अब थोड़ा सा मुस्कुरा दो ना। जिसे सुन ऐश्वर्या अपना सरनामे हिलाती है और खुद से बोलती है, इसका कुछ नहीं हो सकता और अब इसके जैसा तो एक और आने वाला है, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। एक और से ऐश्वर्या का मतलब देव से था। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने आकर रुकी, जो बाहर से सिंपल दिख रहा था लेकिन उसके चारों तरफ हथियार लिए गार्ड्स का कड़ा पहरा था। जिसे देख ऐश्वर्या की आंखें चमक गई, जिसके बाहर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा था, हेल हाउस लिखा था, जिसे हाल ही में ऐश्वर्या ने इंडिया में बनवाया था, जो जयपुर से नजदीक था ताकि जरूरत के समय उन्हें फौरन बुलाया जा सके। ऐश्वर्या उसके सामने जाकर हॉर्न बजाती है, जिसके इतना करते ही वॉचमैन आकर दरवाजा खोलता है और झुककर ऐश्वर्या को सलाम करता है। वहीं ऐश्वर्या अपनी कार एक बड़े से गार्डन से ले जाकर बंगले के सामने आकर रोक देती है। उसके गाड़ी रोकते ही सबकी नजर अनवर जाती है। तभी ऐश्वर्या और जोया दोनों बड़ी स्टाइल से कार से नीचे उतरती है। दोनों ही इस समय काले कपड़ों में डेविल लग रही थी। उनकी एक अदा से कोई भी मर जाए। ऐश्वर्या और जोया का चेहरा एक्सप्रेशनलेस था, जिसे देख वहां खड़े सभी गार्ड्स उन्हें झुककर सैल्यूट करते हैं। वहीं ऐश्वर्या और जोया दोनों सीधे बंगले के अंदर चली जाती है, जहां बंगले के अंदर का नजारा काफी अलग था। वहां का हर एक सामान काफी महंगा लग रहा था, जिसे खूबसूरती से सजाया गया। वहीं हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा झूमर लटका हुआ था, जो वहां की शोभा बढ़ा रहा था। वहीं सबको इग्नोर कर दोनों शैतान लड़कियां अंदर चली गई, जहां वो एक बड़ी सी पेंटिंग के सामने रुकती है, जिसे देख दोनों के चेहरों पर डेविल स्माइल आ गई। तभी ऐश्वर्या पेंटिंग के पास लगी बटन को प्रेस करती है, जिसके ऐसा करते ही वो फोटो अपने आप हट जाती है और उनके सामने एक अलग ही दुनिया आ जाती है। दोनों लड़कियां इसके अंदर जाती है, जहां चारों तरफ सिर्फ काला अंधेरा छाया था। वहीं दोनों बिना डरे आगे बढ़ रही थी। कुछ कदम चलने पर उन्हें सामने से उजाला आता दिखा। दोनों आगे गई तो देखा कई सारे काले कपड़े पहने गार्ड अपना सर झुकाए खड़े थे, जिनके हाथों में हथियार थे जो यमदूत की तरह दिख रहे थे, जिनके कपड़ों में बैच लगा था जिसमें लिखा था हेल आर्मी। वहीं अंदर का पूरा माहौल चेंज था। अगर कोई कमजोर दिल का इंसान वहां आया तो शायद वहां का नजारा देखकर बेहोश हो जाए। कुछ देर चलने के बाद वो एक कमरे के सामने आकर रुकी, जहां मैक्स पहले से खड़ा था और उनके आने का वेट कर रहा था। ऐश्वर्या को देखकर मैक्स उसे ग्रीट करता है। तभी ऐश्वर्या अपनी कोल्ड आवाज में बोली, कहाँ है वो? ऐश्वर्या की आवाज सुनकर मैक्स थोड़ा डर गया, क्योंकि वो दिखने में जितनी सुंदर थी वो उतनी ही खतरनाक भी थी। तभी मैक्स ऐश्वर्या की कमरे के अंदर आने का इशारा करता है। ऐश्वर्या और जोया बिना कुछ बोले उसके पीछे चली जाती है। ऐश्वर्या कमरे में पहुंचकर देखती है एक करीब 50 साल का आदमी कुर्सी पर बैठा था, जिसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। हालांकि उसके शरीर पर एक खरोंच का भी निशान नहीं था। उसे देखकर ऐश्वर्या शैतानी मुस्कान मुस्कुराई और बोली, खंभा गड़ी काका सा, पहचाना हमें? ऐश्वर्या की आवाज में एक अलग रौब था। ऐश्वर्या की बात सुन सामने बैठा आदमी अंदर तक कांप गया। उसने हकलाते हुए कहा, रारा राजकुमारी। उस आदमी की डरते देख ऐश्वर्या बोली, हाँ राजकुमारी, वही राजकुमारी जिसे बचपन में आपने मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन अफसोस मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाए। ऐश्वर्या की बात सुन वो आदमी डर गया और बोला, बिटिया मुझे छोड़ दो, वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। वो विराज ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरे परिवार को मार डालेगा। इतना कहकर वो आदमी रोने लगा, लेकिन ऐश्वर्या के ऊपर उसके रोने का कोई असर नहीं पड़ा। कुछ देर चुप रहने के बाद ऐश्वर्या ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, मैं आपको जाने दूंगी, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि आखिर 20 साल पहले क्या हुआ था? जिस पर उस आदमी ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है, मैं बताऊंगा। जिसे सुन ऐश्वर्या के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में टी व्हीलर में कमरे का माहौल ठंडा था। वहीं एकांश अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट की पी रहा था।
जिसके सामने देव और रजत खड़े थे, जिनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वहीं एकांश को देखते हुए देव धीमे से रजत के कान में पूछता है, ओए तुम्हें पता है ये भाई को क्या हुआ है? जिस पर रजत बोला, अरे अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ थोड़ी ना खड़ा होता। जिस पर देव बोला, अच्छा तो कहाँ होते तुम? देव के बचकाने सवाल सुनकर रजत अपने हाथ जोड़कर देव से धीमी आवाज में बोला, अरे मेरे प्रभु मुझे माफ कर दो, एक इतने महान सवालों को जवाब मैं नहीं दे सकता। रजत की बातें सुनकर देव शांत हो गया और एकांश की तरफ देखने लगा। वहीं एकांश सिगरेट की कस लेते हुए खुद से बोला, मैंने बोला था कि हर 1 घंटे में मुझे उसकी फोटो और उसकी कॉल चाहिए, लेकिन पूरे 4 घंटे ही गए, उसने मुझे ना ही कॉल किया और ना ही मैसेज। कुछ देर चुप रहकर एकांश आगे बोला, अब इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी जान। इतना बोलकर एकांश मुस्कुराया और फिर रजत से बोला, आधे घंटे में जेट रेडी करो। एकांश की बात सुनकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। तभी रजत हकलाते हुए बदसर रात के इससे आगे रजत की आवाज उसके गले में अटक कर रह गई, क्योंकि एकांश अपनी नीली आंखों से उसे घूर रहा था, जिसके ऐसा करते ही रजत अंदर तक कांप गया। इसके आगे उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तभी एकांश बोला, लगता है तुम्हारी जवान कुछ ज्यादा चलने लगी है। जिसे सुन रजत डरते हुए बोला, सो सॉरी सर। तभी देव सवालिया नजरों से एकांश के देखकर, लेकिन भाई आप इतनी रात को अकेले कहाँ जाएंगे? देव की बात सुनकर एकांश मुस्कुराया। हेल हाउस। ऐश्वर्या और जोया के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वहीं उनके सामने बैठा आदमी जो डर से दोनों को देख रहा था, वो कहना शुरू करता है, 25 साल पहले विराज, जय जी और वीर जी तीनों बहुत अच्छे थे। वहीं जयपुर और जोधपुर के बीच रिश्ते भी अच्छे थे। तीनों दोस्त एक साथ दिल्ली के कॉलेज में पढ़ते थे। लेकिन तभी संध्या जी उनके कॉलेज में पढ़ने आती है। संध्या जी जहां उनकी दोस्ती भी जय जी और विराज जी से हो जाती है और सभी एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन इसी बीच संध्या जी और जय जी एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और वहीं विराज भी उन्हें पसंद करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब विराज को पता चला कि संध्या जी और जय जी शादी करने वाले हैं, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। एक दिन विराज अकेला संध्या जी को अपने पास मिलने बुलाता है। संध्या जी उनसे मिलने जाती है, जहां वो उन्हें प्रपोज करता है, लेकिन संध्या जी उन्हें मना कर देती है। इसी से गुस्सा होकर वो उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। ऐश्वर्या जैसे जैसे बातें सुन रही थी, वैसे वैसे उसका गुस्सा भी बढ़ रहा था। तभी वो आगे बोलता है, लेकिन समय पर जय जी और वीर जी भी वहां पहुंच गए थे और उन्होंने संध्या जी को बचा लिया था। वहीं जिले जी विराज को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं समझता और गुस्से में जय जी के ऊपर चाकू से हमला कर देता है, जहां संध्या जी उनके बीच में आ जाती है और वो चाकू उन्हें लग जाता है। जब जय जी ये देखते हैं तो वो उसे गुस्से में बहुत मारते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। लेकिन तब भी विराज का गुस्सा कम नहीं हुआ था। वो जाते हुए जय को धमकाते हुए जाता है, जय प्रताप सिंह, ये मत सोचना कि तुम बच गए। मैं वापस आऊंगा और मेरी संधू के बदले मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा, सब कुछ। मैं तुझे कभी चैन से नहीं जीने दूंगा, याद रखना मैं वापस आऊंगा। बोलते हुए विराज पुलिस की गाड़ी में बैठकर चला गया। वहीं जय जी और वीर जी दोनों संध्या जी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उसके कुछ दिनों बाद ही दोनों की शादी हो गई और जय जी जयपुर के महाराज बन गए। ऐसे ही 5 साल बीत गए। दोनों ही बहुत खुश थे और उन्होंने आपके बड़े भाई और एक बहन को जन्म दिया था। और जब आप पैदा हुई थी तभी विराज जेल से छूट चुका था। उसे कैसे ही बाहर आकर सब पता चला तो उसने गुस्से में आकर सबको मारने की कोशिश की, ताकि वो जयपुर को हथियाकर सबको बर्बाद कर दे। और उसी जलन में उसने आपके बड़े भाई बहन को भी मरवा डाला और उसी के साथ छोटी रानी सा राघवेंद्र जी की पत्नी भी मारी गई। सारी बातें सुन के ऐश्वर्या की आंखों में आंसू आ चुके थे, लेकिन उसने उन्हें बहने तक नहीं दिया। तभी ऐश्वर्या बोली, आगे कहो। जिस पर वो आदमी बोला, उसके बाद पूरे राज परिवार में डर का साया छा गया, क्योंकि राज परिवार का नियम है, अगर उनका कोई वारिस नहीं हुआ तो उनसे सत्ता छीन ली जाती है। इसी का फायदा उठाने के लिए बहुत से लोगों ने आपको मारने की कोशिश की, लेकिन जय जी ने बचपन में ही आपको यहाँ से सबसे दूर भेज दिया और विराज कुछ नहीं कर पाया। विराज आपको मारकर आपके परिवार को तड़पाना चाहता था, क्योंकि आप उनकी अकेली वारिस बची है। ऐश्वर्या की अब गुस्से में मुठियां कस गई थी। उस आदमी की बोली हर एक बात ऐश्वर्या के कानों में गूंज रही थी। उसके आंखों के सामने उसके मरे भाई बहन का चेहरा आ रहा था। वहीं उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी, जो बेहद डरावनी लग रही थी। तभी ऐश्वर्या बोली, विराज चौहान, तूने मेरे परिवार को बहुत दुख दिया है, इसका बदला मैं तुझसे लेकर रहूंगी। तुझे हर एक चीज का हिसाब देना होगा। ऐश्वर्या की आंखों में बदले की आग जल रही थी, जिसे इतने गुस्से में देख 1 मिनट के लिए मैक्स भी डर गया था, क्योंकि वो अपनी मैडम का गुस्सा अच्छे से जानता था। वो एक बार जो बात बोलती थी उसे करके रहती थी। तभी ऐश्वर्या की आवाज आई, मैक्स पता लगाओ कि चूहा किस बिल में छिपकर बैठा है। जिस पर मैक्स अपना सर हाँ में हिलाकर बोला, ओक मैम। इतना बोल मैक्स वहां से चला गया। मैक्स में जाने बाद जो आदमी कुर्सी में बैठा था वो ऐश्वर्या से समझाते हुए बोला, राजकुमारी विराज बहुत खतरनाक है, वो जल्लाद है जल्लाद। आप मेरी माने तो उससे ना उलझे और अपनी हंसी खुशी जिंदगी जिए।
राजा सा और रानी सा को हमने आपके लिए तड़पते देखा है, अगर आज आपको कुछ हो गया तो वो झेल नहीं पाएंगे। ऐश्वर्या चुपचाप बूढ़े आदमी की बातें सुन रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद ऐश्वर्या पास में खड़े गार्ड्स बोली, इन्हें बकायदा उनके घर छोड़कर आओ और ख्याल रहे इन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। जिस पर पास में खड़ा एक आदमी आगे आता है और अपना सर हाँ में हिलाकर उस आदमी को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है, क्योंकि ऐश्वर्या जान चुकी थी कि उसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। वहीं ऐश्वर्या की आंखों में आंसू देख जोया की अच्छा नहीं लगता। वो ऐश्वर्या के कंधे पर हाथ रहकर उसे समझाते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, हम मिलकर उस दरिंदे से बदला लेंगे। जिस पर ऐश्वर्या कठोर आवाज में बोली, हम नहीं, सिर्फ मैं, वो मेरा दुश्मन है और उससे मैं अकेली निपटूंगी। उसने जितना मेरे परिवार को दुख दिया है मैं उसका हिसाब सूद समेत लूंगी। जिसे सुन जोया भी कुछ नहीं बोलती। वो दोनों शांत थी। अब कमरे का माहौल डरावना होने लगा था कि तभी ऐश्वर्या का फोन बजता है। ऐश्वर्या अपने गुस्से की काबू कर अपना फोन निकालती है और देखती है कि कार्तिक उसे कॉल कर रहा था। ऐश्वर्या कॉल उठा लेती है। तभी दूसरी तरफ से कार्तिक की आवाज आए, ऐश तुम दोनों मुझे बिना बताए इतनी रात को कहाँ गई हो? तुम्हें पता है अगर घर वालों में से किसी को पता चल गया तो? कार्तिक की बात सुन ऐश्वर्या बोली, क्या हुआ? जिस पर कार्तिक बोला, रानी सा तुम्हारे कमरे में तुम्हें देखने जा रही थी, वो तो मैंने उन्हें रोक लिया। अब तुम जल्दी से वापस आओ, उससे पहले कोई दूसरी मुसीबत आए। जिस पर ऐश्वर्या सिर्फ हूँ बोलती है और कॉल काट देती है। जोया जो इतनी देर से ऐश्वर्या का चेहरा देख रही थी वो बोली, व्हाट हैपेंड ऐश? एवरीथिंग इज फाइन। जिस पर ऐश्वर्या सिर्फ 2 शब्द बोलती है, लेट्स गो। इतना बोलकर वो बाहर की तरफ चली गई। वहीं जोया खुद का मुंह बनाकर उसके पीछे पीछे चली गई। महल में रात की 2:30 बजे को ऐश्वर्या और जोया की कार आकर रुकती है। वहीं बाहर जाग रहे गार्ड्स, जो कि ब्लैक हेल के गार्ड्स थे जिसके बारे में सिर्फ कुछ लोग ही जानते थे, सब ऐश्वर्या को ग्रीट करते हैं। वहीं ऐश्वर्या और जोया महल के पीछे वाले रास्ते से महल के अंदर घुसती है और सीधे अपने अपने कमरे में चली जाती है। वहीं ऐश्वर्या के कमरे में ऐश्वर्या अपने कमरा का दरवाजा खोलती है तो देखे रूम की सारी लाइट्स ऑफ थी, जिसे देख ऐश्वर्या की थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो जाने से पहले अपने कमरे की लाइट्स ऑन करने गई ही थी कि तभी कि कोई उसे पीछे से आकर उसे अपनी बाहों आकर पकड़ लेता है। अचानक से किसी के छूने से ऐश्वर्या चौकन्नी हो गई। उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। तभी ऐश्वर्या कुछ बोलती कि उसे एक जानी पहचानी आवाज आए। ऐश्वर्या के कमरे में अंधेरा था। वहां खिड़की से चांद की रोशनी आ जा रही थी जो पूरे कमरे को रोशन कर रहा था। वहीं ऐश्वर्या की आंखें हैरानी से बड़ी थी। वो बर्फ की तरह जमी खड़ी थी, जिसे देख उसके पीछे के इसके कान में सडक्टिव आवाज आई, जान आई एम एंग्री विद यू। ये एकांश था। जब ऐश्वर्या ने उससे कांटेक्ट नहीं किया तो वो रात में जयपुर आ गया। एकांश की सुन ऐश्वर्या सहर उठी। वो धीमे से बोली, आप यहाँ कब आए? जिस पर एकांश ऐश्वर्या को पलटकर उसका चेहरा अपनी तरफ करता है और उसकी लिप्स पर बाइट कर देता है, जिसके ऐसा करते ही ऐश्वर्या के मुंह से आह निकल जाती है और वो एकांश की आंखों में सवालिया नजरों से देखते हुए थोड़े गुस्से में पूछती है, आपने मुझे काया क्यों? जिस पर एकांश ऐश्वर्या की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, मैंने तुमसे कुछ कहा था। एकांश की बात सुन ऐश्वर्या सोच में पड़ जाती है और याद करने लगती है। तभी ऐश्वर्या की एकांश के मैसेजेस याद आते हैं, जिसके याद आते ही ऐश्वर्या अपने दांतों के बीच अपने होंठ दबा लेती है और खुद से अपने मन में बोलती है, अरे यार मैं कैसे भूल गई, मुझे इन्हें मैसेज करना था। इतना याद करते ही ऐश्वर्या अपना मासूमों वाला चेहरा बनाकर एकांश की तरफ देखती है कि शायद एकांश उसकी मासूमियत देखकर उसे बख्श दे। लेकिन एकांश के उस पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो अभी भी ऐश्वर्या को घूर रहा था। जिस पर ऐश्वर्या एकांश को मनाने के लिए अपने हाथ उसकी कमर पर लपेटते हुए एकांश से बोलती है, सॉरी वो हमारे दिमाग से निकल गया था। जिस पर एकांश बोला, ठीक है, लेकिन अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जिसे सुन ऐश्वर्या शौक रह गई। वो एकांश को देखते हुए बोली, हमने आपसे सॉरी बोला ना, और अगर हमने आपको कॉल नहीं किया तो क्या आप तो हमें कॉल कर सकते हैं ना? जिस पर एकांश बोला, शायद आप भूल गई है तो मैं याद दिला दूं कि आपने मेरे नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल रखा है। एकांश की बात सुनते ही अब ऐश्वर्या चुप हो गई। उसके पास एकांश के सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो एकांश से नजरें चुरा रही थी। जिसे देख एकांश बोला, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं? इतना बोल वो ऐश्वर्या की देखने लगता है। वहीं ऐश्वर्या अपने मन में खुद से बड़बड़ा रही थी, पक्का ये काम जोया का होगा। जोया की बच्ची तू मिल मुझे, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। वहीं अब ऐश्वर्या का चेहरा रोने जैसा हो गया था। वो भोली होने की एक्टिंग करके एकांश के देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ जोया अपने मन हो मन बहुत ज्यादा खुश थी। वो सोचने लगी ऐश्वर्या और जोया दोनों हेल हाउस जा रही थी। तब ऐश्वर्या का फोन जोया के पास था और उसमें बार बार एकांश का कॉल आ रहा था, जिसे देख जोया को एक आइडिया आता है और वो अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए ऐश्वर्या से छुपकर धीसे से एकांश नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देती है। जोया मुस्कुराते हुए अपने मन में, अब आएगा मजा, जैसे मैं अपनी नींद के लिए तड़पी हूं, अब वैसे ही प्यारे जीजू तुमसे बात करने के लिए तड़पेंगे। इतना बोल जोया मुस्कुरा दी और खुद से गुनगुनाते हुए अपने कमरे के अंदर पहुंच गई। उसके कमरे की लाइट्स ऑन थी। वो कमरे में अंदर पहुंची।
जोया कमरे में अंदर आती है तो देखती है कि उसके बेड पर देव लेटा हुआ था और वो मुस्कुराकर जोया को ही देख रहा था। जोया देव को देखकर खुद से बड़बड़ाकर बोली, जोया लगता है तू पागल हो गई है, जो हर जगह तुझे वही छछूंदर दिख रहा है। इतना बोल जोया अपना सर झटकती है और देव को इग्नोर कर सीधे क्लोसेट रूम की तरफ कपड़े बदलने चली जाती है। वही देव खुद से बड़बड़ाकर बोला, इसे क्या हुआ, ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। यही बड़बड़ाते हुए देव उसके पीछे पीछे क्लोसेट रूम की तरफ चला गया और जाकर जोया से थोड़ी दूर खड़ा हो गया। वहीं जोया अपने कपड़े बदल ही रही थी कि तभी उसकी नजर देव पर गई। इस बार भी जोया को ये सब अपना वहां लग रहा था, इसलिए वो उसे इग्नोर कर अपनी जैकेट उतार देती है, जिसे देव अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहा था। तभी जोया बोली, ऐसे क्या देख रहे हो, कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या कपड़े बदलते हुए। इतना बोल जोया अपनी टी शर्ट को उतारने के लिए अपने हाथ ऊपर करती है। वो अभी आधी टी शर्ट ही उतार पाई थी कि तभी उसे देव की आवाज सुनाई दी, आज तक तो नहीं लेकिन शायद आज वो सपना भी पूरा हो जाएगा। देव की आवाज सुन जोया के हाथ बीच में रुक गए। वो मूर्ति बनी खड़ी थी, उसके हाथ हवा में थे। वहीं जोया रुककर एक बार फिर से देव की तरफ देखती है, जिसे अपनी तरफ देखते देख देव मुस्कुराकर अपना हाथ हिलाता है, जिसे देख जोया की आंखें बड़ी हो गई और वो अपनी आंखें बंद करके के जोर से चिल्लाती है, आ। जिसे चिल्लाते देख देव भागकर उसके पास आता है और अपने हाथ से उसका मुंह बंद करते हुए बोलता है, अरे मेरी माँ, अपना गला फाड़ना बंद करो वरना कोई आ जाएगा। देव के अचानक से उसका मुंह बंद करने से जोया उसे देखने लगी। वहीं देव का दूसरा हाथ जोया की कमर था। तभी जोया अपनी आंखों से देव की अपने मुंह से हाथ हटाने को कहती है, लेकिन देव उसका इशारा समझता नहीं। वो जोया से कहता है, क्या हुआ, ये अपनी बड़ी बड़ी आंखों से क्या इशारा कर रही हो। जिसे देख जोया को गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो देव के हाथ में काट लेती है, जिसके काटते ही देव अपना हाथ उसके मुंह से हटाकर गुस्से में अपना हाथ हिलाकर बोला, आह जंगली बिल्ली कहीं की, काटा क्यों मुझे। जिस पर जोया गुस्से में बोली, अभी तो सिर्फ काटा है, लेकिन अगर तुम यहाँ ऐसे बाहर नहीं निकले तो क्या। हाँ बोली ना जान। जोया की बात को बीच में ही काटते हुए देव कहता है। देव की हरकतों से जोया इरिटेट हो रही थी। वो कुछ सोचकर थोड़े गुस्से में बोली, मैं तुम्हारी फेवरेट का को जला दूंगी। जोया की बात सुन देव की आंखें छोटी हो गई। देव जोया को घूरते हुए अपने मन में बोला, कहाँ मैं इस लड़की से रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा हूँ और ये है कि उसका कचुम्बर बनाने पर तुली है। तभी देव जोया को अपने करीब करके बोला, मेरे लिए जितनी तुम प्यारी हो उतनी ही मेरी का भी। इतना बोल देव जोया के लिप्स पर काटकर उसके क्लोजेट से बाहर निकल गया। वहीं जोया गुस्से में जाते हुए देव को देख रही थी। जोया अपना मुंह बनाकर अपने होठों को छूते हुए बोली, हुआ जंगली बिल्ला कहीं का। इतना बोल वो जल्दी से क्लोजेट के अंदर से बंद करके अपने कपड़े बदलती है और वापस अपने कमरे में आ जाती है, जहां उसकी नजर सीधे बेड पर सो रहे देव पर पड़ती है। जोया बेड के पास खड़े होकर अपनी कमर पर दोनों हाथ रखती है और देव से बोलती है, तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो। जिस पर देव अपनी आंखें बंद किए हुए बोला, सो रहा हूं बेबी, और क्या। जिसे सुन जोया झलते हुए बोली, मुझे पता है, लेकिन मेरे बेड पर क्यों सो रहे हो। जिस पर देव अंगड़ाई लेते हुए बोला, मैं तो बस अपनी बीवी के बेड सो रहा हूं और मेरे हिसाब से तुम्हें इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिसे सुन जोया देव को लात मारते हुए बोली, बीवी अभी बनी नहीं हूं, इसलिए चुपचाप खड़े हो और निकलो मेरे कमरे से। जोया की लात पड़ने से देव कराह उठा और कराहते हुए बोला, हाय मारी कमर, भला अपने होने वाले पति को कोई लात मारता है। जिस पर जोया अपने दोनों हाथों को मोड़कर बोली, हाँ मैं मारती हूं, और अब अगर इतने से मन भर गया हो तो उठो और निकलो यहां से। जोया की बात पर देव का मुंह बन गया। देव अपनी कमर पर हाथ रख खड़े होने का नाटक करता है और मौका देखकर जोया को अपने साथ बेड पर गिरा लेता है। देव ने सब कुछ इतनी जल्दी में किया था कि उसे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। जोया उठने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले वो उठ पाती देव उसके ऊपर आ जाता है और कहता है, अब निकालो मुझे कमरे से। जोया जैसे देव को धक्का देने वाली थी कि तभी देव जोया के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से ऊपर करके पकड़ लेता है। जोया जिससे थोड़ा डर जाती है। जोया देव से बोली, तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर देव अपने दूसरे हाथ को जोया की कमर पर फिराते हुए अपनी कर्कश आवाज में कहता है, करना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मेरी बीवी मुझे कुछ करने नहीं देती। वहीं देव की छुअन से जोया सिहर रही थी। उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई, जो देव को बढ़ावा दे रही थी। तभी देव जोया के ऊपर झुका और उसके लिप्स पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगा। देव जोया को किस कर रहा था और दूसरे हाथ से जोया की कमर को सहला रहा था, जिससे जोया के पूरे शरीर में कट सा दौड़ रहा था। जोया खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देव की छुअन उसके दिल को सुकून दे रही थी। कुछ देर तक देव उसे किस करता है। जब उसे एहसास होता है कि जोया को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो वो जोया के होठों से हटकर उसकी गर्दन पर आ जाता है। वहीं जोया लंबी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। देव जिसका खुद पर से कंट्रोल खोता जा रहा था, वो जोया की गर्दन पर किस के साथ साथ बाइट कर देता है। देव के काटते ही जोया चीख पड़ी। तभी जोया की मदहोश करने वाली भारी प्यारी आवाज आई, देव स्टॉप इट। कहते हुए जोया का सीना ऊपर नीचे हो रहा था। वही देव को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था।
देव जोया को पलटता है और उसे अपने ऊपर कर लेता है और उसके चारों तरफ अपने हाथ लपेट लेता है। अब जोया देव के ऊपर थी, जिससे उसका सीना देव की मजबूत छाती से दब रहा था। तभी जोया बोली, देव मैंने कहा स्टॉप इट। जिस पर देव जोया को गले लगाए हुए कहा, सॉरी बेबी बट आई कांट। जिस पर जोया अपने मन में बोली, ठीक है फिर बाद में मुझे दोष मत देना। इतना बोल वो देव से थोड़ा अलग हुई और अपने दोनों हाथ में देव का चेहरा भरकर उसे कसकर पकड़ लेती है, फिर मुस्कुराकर देव की तरफ झुकती है। देव को लग रहा था कि जोया उसे किस करेगी, इसलिए वो अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। देव की आंखें बंद देख मौका पाकर जोया देव के दोनों हाथ ऊपर करती है और कपास में रखी टाई को उठाकर उसे देव के दोनों हाथ ऊपर की तरफ बैठ के एक कोने से बांध लेती है। जोया की इस हरकत से देव चौंक जाता है। वो जोया के ऊपर गुस्सा होकर कहता है, व्हाट इज दिस जोया, लीव में कहते हुए देव छूटने की कोशिश करने लगता है। जिसे ऐसा करते देख जोया तिरछी तिरछी मुस्कान आ गई। जोया अपने चेहरे पर मुस्कान लिए देव के चेहरे पर अपनी एक उंगली फिराते हुए बोली, क्या हुआ बेबी, बस इतनी ही पावर थी आपके पास। जिसे सुन देव झल्लाकर बोला, मैंने कहा छोड़ो मुझे वरना भाभी से तुम्हारी शिकायत करूंगा। जिसे सुन जोया मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है फिर तब तो और मजा आएगा जब सब तुमसे पूछेंगे कि। इतना बोल जोया जैसे ही रूही, देव थोड़े गुस्से में बोला, ठीक है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे साथ कुछ भी करोगी। जिस पर जोया बोली, ओ क्या हुआ बेबी, डर लग रहा है। जिसे सुन देव बोला, डर और मुझे हो, देव ठाकुर किसी से डरता नहीं। जिसे सुन अपने मन में बोली, वो तो अभी पता चल ही जाएगा। इतना बोल जोया शैतानी मुस्कान मुस्कुराई और फिर अपनी आंखें कसके बंद करते हुए जोर से चिल्लाए, आ चोर चो। जोया के चिल्लाने से देव हड़बड़ा गया। वो जल्दी से जोया के मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे बंद करते हुए बोलता है, अरे कहे मेरी जान लेने पर तुली हो मारी माँ, जा रहा हूं मैं। जिसे सुन जोया मुस्कुराई और देव का हाथ अपने मुंह से हटाकर आराम से बेड पर लेट गई। जोया की इस हरकत से देव को गुस्सा आ रहा था, लेकिन देव जानता था कि वो जोया से नहीं जीतने वाला। देव एक नजर बेड पर सो रही जोया पर डालता है और अपना सड़ा सा मुंह बनाकर उसके कमरे से चला जाता है। जिसे जाते देख जोया मुस्कुराती है और अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या के कमरे में एकांश की बातें सुन ऐश्वर्या के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। तभी एकांश ऐश्वर्या के होठों पर अपने होठ रखकर उसे रूडली किस करने लगता है। एकांश किस के जरिए ईश्वरी को अपना गुस्सा दिखा रहा था। ऐश्वर्या भी उसे किस करने देती है, लेकिन क्यों ही देर में ऐश्वर्या की सांसें उखड़ने लगती है। ऐश्वर्या खुद को छुड़ाने के लिए एकांश को धक्का देती है, लेकिन एकांश फिर भी उसे नहीं छोड़ता। जब एकांश को एहसास हुआ कि ऐश्वर्या सांस नहीं ले पा रही, तब जाकर एकांश उसके होठों को आजाद करता है। एकांश ऐश्वर्या के सर से अपना सर टिका लेता है। वहीं ऐश्वर्या जोर जोर से सांस ले रही थी। जैसे ही ऐश्वर्या नॉर्मल हुई, एकांश ऐश्वर्या का चेहरा अपने हाथों में पकड़कर प्यार से बोला, जान अब से मेरी बातों को इग्नोर करने की कोशिश मत करना। जिसे सुन ऐश्वर्या एकांश की आंखों में देखने लगी। उसे एकांश की आंखों में अपने लिए जुनून दिख रहा था, जिसे देख ऐश्वर्या कुछ नहीं बोली। उसके बाद दोनों आराम से जाकर बेड पर सो गए। अगले दिन ऐश्वर्या के कमरे में ऐश्वर्या आराम से एकांश के सीने पर अपना सर रखकर सो रही थी कि तभी कोई उनके कमरे का दरवाजा खटखटाता है। पहले तो ऐश्वर्या उसे इग्नोर करती है, लेकिन जब फिर भी दरवाजा खटखटाना बंद नहीं होता तो ऐश्वर्या चिढ़ जाती है। ऐश्वर्या अपनी आंखें मलते हुए उस नींदी में खुद से बोलती है, कौन है यार, चैन से सोने तक नहीं देते। ऐश्वर्या बोल ही रही थी कि तभी कमरे के बाहर से आवाज आई, ऐश क्या तुम सो रही हो। ये जोया की आवाज थी। तभी उसके आगे देव बोला, भाभी क्या आप अभी तक सो रही है। तभी हर्षिता भी बीच में बोली, दीदी दरवाजा खोलो, हम सब नीचे सब आपका वेट कर रहे हैं। इतनी सारी आवाज सुन ऐश्वर्या की नींद ही उड़ गई। ऐश्वर्या अपनी बड़ी आंखों से एकांश को देखती है। ऐश्वर्या एकांश के ऊपर से उठने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले वो उठ पाती एकांश उसे पकड़ लेता है। दोबारा से अपने ऊपर लिटाते हुए ऐश्वर्या से कहता है, क्या हुआ जान। जिस पर ऐश्वर्या परेशान होते हुए बोली, जोया और हर्षी दरवाजे के बाहर खड़ी है। जिस पर एकांश अनजान बनते हुए बोला, हाँ। तो जिसे सुन ऐश्वर्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ऐश्वर्या समझ चुकी थी कि एकांश उसे परेशान कर रहा था। ऐश्वर्या हल्के गुस्से के साथ एकांश के ऊपर से खड़ी हुई और एकांश को डांटते हुए बोली, जल्दी से खड़े होइए और बाथरूम में जाकर छुप जाइए। जिसे सुन एकांश अपनी बाहें चढ़ाकर बोला, हूं तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो। एकांश ने अभी इतना कहा ही था कि तभी दरवाजे के बाहर से आवाज आई, ऐश अगर अब तूने दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी, मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगी। जिसे सुन ऐश्वर्या की आंखें बड़ी हो गई। ऐश्वर्या जल्दी से एकांश का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ बाथरूम में लेकर घुस जाती है। ऐश्वर्या की इस हरकत से एकांश पूरी तरह हैरान था, लेकिन जैसे तैसे खुद को मनाकर एकांश बाथरूम में खड़ा हो गया, क्योंकि ऐश्वर्या वही चाहती थी। जिसे देख ऐश्वर्या मुस्कुराई और दरवाजा खोलने चली गई। वहीं एकांश का मुंह बना हुआ थी। एकांश खुद से बड़बड़ाकर बोला, वाह थे एकांश ठाकुर के ऐसे दिन भी आ गए कि खुद को बाथरूम में छुपाना पड़ रहा है।
इतना कहकर एकांश गहरी सांस लेकर आगे बोला, प्यार क्या क्या करवाता है, अब जाकर पता चला। वहीं बाहर ऐश्वर्या कमरे का दरवाजा खोलती है और ऐसी एक्टिंग करती है जैसे वो अभी सोकर उठी हो। ऐश्वर्या के दरवाजा खोलते ही सब एक साथ कमरे में अंदर आ जाते हैं। जिन्हें ऐसा करते देख ऐश्वर्या तो पहले हैरान थी, फिर जल्दी से ऐश्वर्या भी कमरे में जाती है। वहीं हमारी पूरी गैंग ऐश्वर्या के कमरे की तलाशी कर रही थी, जैसे वो किसी ढूंढ रहे हो। जिसे देख ऐश्वर्या उन्हें रोकते हुए पूछती है, ओ हेलो, बिन बुलाए बराती जैसे क्या मेरे कमरे में ढूंढ रहे हो। जिसे देख जोया ऐश्वर्या के पास गई और बोली, कुछ तो नहीं, हम सब तो बस ये चेक कर रहे थे कि कहीं आपके कमरे में चूहे तो नहीं आ गए। जोया की बात सुन ऐश्वर्या के चेहरे के एक्सप्रेशन अजीब हो गए। ऐश्वर्या अजीब से चेहरा बनाकर बोली, क्या चूहे? जिस पर देव जोया के आगे आकर बोला, हाँ भाभी, हम जब रात में आए थे तब मैंने एक बड़े से चूहे को आपके कमरे में आते देखा था। देव की बातें बाथरूम के अंदर छुपा एकांश भी सुन रहा था। एकांश गुस्से में खुद से बोला, देव के बच्चे, एक बार मुझे यहां से निकलने दे तू, फिर दिखाऊंगा तुझे कि असली चूहे क्या कहलाते हैं। वहीं बाहर कमरे में देव सब जगह अपनी नजरें घुमा रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रहा था। ऐश्वर्या जो अभी भी देव की बातें समझने की कोशिश कर रही थी, जिसे ऐसा करते देख ऐश्वर्या को देव पर कुछ शक होने लगा। तभी हर्षित जो उनके पीछे खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था, वो कुछ सोचते हुए बोला, वो सब तो ठीक है लेकिन अभी भी बाथरूम रह गया है, एक बार चलकर उसे भी देख लेते हैं, कहीं चूहा वहां छुपकर बैठा हुआ तो। इतना बोल हर्षित बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। वहीं हर्षित की बात सुनते ही ऐश्वर्या के गले के उसकी सांसें अटक गई। वहीं हर्षित और देव दोनों बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे थे। इससे पहले कि वो दोनों बाथरूम का दरवाजा खोल पाते तभी ऐश्वर्या उनके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, हमें लगता है चूहा हमारे कमरे में नहीं बल्कि आपके दिमाग में घुस गया है, जाकर अपना इलाज कराए डॉक्टर से। ऐश्वर्या की बात सुन दोनों का सड़ा सा मुंह बन गया। वहीं हर्षिता और जोया जिसे सुन अपना मुंह छुपाकर हंसने लगी। जिसे हंसते देख देव झल्लाते हुए बोला, अब ज्यादा टूथपेस्ट का ऐड करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है। देव की बात सुनकर जोया अपनी भौहें सिकोड़कर बोली, वो क्या बकवास कर रहे हो? सबको बातों में लगा देख ऐश्वर्या मौके का फायदा उठाकर सीधे बाथरूम में घुस गई और अंदर से दरवाजा लगाकर बोली, अब मुझे नहाना है, तुम सब बाहर जाओ। इतना बोलकर ऐश्वर्या जैसे ही पीछे पलटती है वैसे ही एकांश उसे हग कर लेता है। वहीं बाहर खड़ी ऐश्वर्या बाथरूम का दरवाजा खटखटाकर बोली, ऐश, इट्स नॉट फेयर, ये चीटिंग है। जिसे सुन देव उदास सा चेहरा बनाकर बोला, चल चुड़ैल, यहां अब अपनी कोई जरूरत नहीं। इतना बोल जैसे ही देव हाथ पकड़ने वाला था कि तभी जोया ने झटके से देव का हाथ झटक दिया और बोली, अब छोड़ो मेरा और चुड़ैल भूत हो गए तुम, समझे? जिसे देख देव अपने मन में बोला, यार ये लड़की कभी मेरी बातें नहीं समझती। वहीं ऐश्वर्या की हंसी आ रही थी, जो एकांश की बाहों में खड़ी सब कुछ सुन रही थी। तभी कुछ देते वैसे ही खड़े रहने के बाद जब उन्हें कमरे से आवाज आना बंद हो गई तब जाकर ऐश्वर्या चैन की सांस लेती है। तभी एकांश ऐश्वर्या के कमर पर अपनी पकड़ कस लेता है, जिसके ऐसा करते ही ऐश्वर्या के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। ऐश्वर्या अब खुद को ही कोस रही थी कि को आखिर क्यों बाथरूम में आई, जबकि उसे पता था कि एकांश पहले वहां मौजूद था। दूसरी तरफ जोया देव से गुस्सा हो गई और वो सब जगह अपने मुंह फुलाकर घूम रही थी, जिसकी नजर तभी संध्या जी की तरफ गई जो नौकरों को उनका काम समझा रही थी। आखिर इतने दिनों उनके परिवार में किसी को शादी होने वाले थे, जिसके बारे में अभी खुद हमारे दूल्हा दुल्हन को पता नहीं था, लेकिन बहुत जल्द ही उनके ऊपर बड़ा बॉम्ब फटने वाला था। जिसे देख देव की सिट्टी पिट्टी गायब हो चुकी थी। देव जल्दी से जोया को छोड़ भागकर अपनी दादी के पास आया और मुस्कुराकर बोला, माय लव, आप आ गई, आपको पता है आई रियली मिस यू। कहते हुए पहले देव भागते हुए अपनी दादी के पास आया और उसे कसके गले लगाते हो दादी उसे अलग हुई और बोली, तब कहाँ गए था सा? वहीं डैडी अमन को खुद से ज्यादा प्यार करता है। इतना बोल अमन अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लेकर बोला, ओ माय लव। जिसे सुन दादी का मुंह बन गया। दादी बोली, अपनी बकवास बंद करो और खुद की चप्पल से इतनी मारूंगी कि तेरे गाल जो लाल हो रहे थे। जोया को बात सुन सेठ बोल रहे हैं। देव रोने सी सूरत बनाकर बैठा था, सब उसके बने हुए चेहरे को देख रहे थे। तब तक ऐश्वर्या भी नीचे आ गई। देव, जोया, हर्षिता, हर्षित और रुचि पांचों ऐश्वर्या को ही देख रहे थे, जिसे ऐश्वर्या भी महसूस करती है, लेकिन उसे इग्नोर करके ऐश्वर्या सीधा ग्रेनी के पास जाती है। ऐश्वर्या उनके पैर छूती है, जिससे खुश होकर वो ऐश्वर्या को गले लगा लेती है। उसके बाद दीक्षा जी, संध्या जी के पैर छूने के बाद ऐश्वर्या भी सबके साथ बैठ गई। वहां बैठे सभी लोग ऐश्वर्या को देखकर मुस्कुरा रहे थे, जिससे ऐश्वर्या की थोड़ा अजीब लग रहा था। ऐश्वर्या अपने पास बैठी जोया से धीमी आवाज में उसके कान में बोली, ओए ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जिस पर जोया अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोली, वो सब ना तुम्हारे गले पर बने निशान को देखकर हंस रहे हैं, जो शायद बड़े चूहे ने तुम्हें दिया है। जोया की बात सुनते ही ऐश्वर्या की आंखें बड़ी हो गई। उसके माथे पर ठंडे पसीने की हल्की बूंदें दिखने लगी थी। ऐश्वर्या जल्दी से अपने गले पर हाथ रख और सोफे से खड़े होकर वहां से जाने लगी। जिसे जाते देख संध्या जी उसे रोककर बोली, ऐश्वर्या बेटा आप कहाँ जा रही है?
जिस पर ऐश्वर्या हकलाते हुए बोली वो माँ हम वो। इसके आगे ऐश्वर्या कुछ नहीं बोल पाई और सीधा अपने कमरे की तरफ भाग गई। जिसे ऐसे जाते देख सब एक साथ हंस पड़े। हाँ, संध्या जी हंसते हुए बोली पागल लड़की। फिर संध्या जी दीक्षा जी से बोली पंडित जी ने 7 दिन बाद का शादी का मुहूर्त निकला है। जिसे सुन दीक्षा जी और ग्रेनी मुस्कुराने लगी। वहीं पास में बैठे सब लोग हैरान थे। तभी देव एक्साइटेड होकर बोला ग्रेनी, 1 हफ्ते बाद किसकी शादी है? जिस पर ग्रेनी मुस्कुराकर बोली आपके खड़ूस भाई की। जिसे सुनते ही देव के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ गई। देव मुस्कुराते हुए बोला ये याहू बड़े भाई की शादी के बाद फिर मेरा नंबर। आई एम सो एक्साइटेड। जिसे सुन की आंखें की फटी रह गई। वो गुस्से में देव को देख रही थी क्योंकि वहां सभी की नजरें सिर्फ और सिर्फ देव पर ही थी। जिया देव को देखते हुए अपने मन में बोली कितना बेशर्म है ये। जोया अपने नाखून चबाते हुए आगे बोली अब पता नहीं सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। सबको तो यही लगेगा कि मैंने ही उसे ऐसा कहा होगा। जोया के बदलते एक्सप्रेशन देख ग्रेनी मुस्कुराई और बोली हाँ, 1 हफ्ते बाद तुम्हारे बड़ी भाई की शादी है लेकिन उसके साथ साथ 3 शादियां और होंगी। ग्रेनी की बात सुन सब कंफ्यूज हो गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे क्योंकि उनमें से किसी को भी ग्रेनी की बातें समझ नहीं आ रही थी। तभी संध्या जी और दीक्षा जी खड़ी हुई और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। तभी संध्या जी मुस्कुराते हुए बोली हमें लगता है कि अब इन्हें बता देना चाहिए। दीक्षा ही आगे बोली क्यों माँ आप बताइए। जिस पर ग्रेनी सोचने का नाटक करते हुए बोली हमें लगता है आपको बता देना चाहिए। इन सभी को 440 वोल्ट का झटका मिलना भी तो जरूरी है ना क्यों बच्चों? सबकी नासमझी से उन्हें देख रहे थे। तभी बात को ज्यादा न बढ़ाते हुए दीक्षा जी बोली हमारे घर एक बेटी नहीं बल्कि 3 बेटियां आने वाली है। जिसे सुन देव खुश होते हुए बोला वाह मॉम आप हमारे लिए हमारी छोटी बहन लेकर आ रही है। देव की ना समझी वाली बातें सुनकर ग्रेनी ने अपना सर पीट लिया। अपने गुस्से को शांत करते हुए ग्रेनी बोली अरे मेरे नालायक और नासमझ पोते कभी तो अपना दिमाग लगा लिया कर। जिसे सुन देव का मुंह बन गया। वहीं कार्तिक सब समझ चुका था। कार्तिक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी जिसे देख रुचि अपने मन में बोली ये अचानक से इन्हें क्या हुआ? कहीं ये पागल वागल तो नहीं हो गए? रुचि जल्दी से अपना सर झटकती है और खुद से बोलती है तो गधी कहीं की कुछ भी उल्टा पुल्टा सोचती है। तभी संध्या जी गहरी सांस लेकर बोली हम बड़ों ने मिलकर ये तय किया कि है ऐश्वर्या और एकांश के साथ साथ उसी मुहूर्त पर आप सबकी भी शादी होगी। जिसे सुनते ही 1 मिनट के लिए वहां शांति छा गई। सबको शांत देख पहले तो ग्रेनी संध्या जी और दीक्षा जी परेशान हो गई। तभी अचानक से देव और हर्षित खड़े हुए और खुशी से उछलने लगे। जिसे देख सब मुस्कुरा दे दिए। वहीं रुचि और जोया शर्मा गई। देव और हर्षित की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अगर उनका बस चलता तो वो अभी अपनी अपनी वाली को किस कर लेते। उन दोनों को खुश देखकर दीक्षा जी बोली अरे भाई बस बस अब ज्यादा खुशी के चक्कर में अपने हाथ पैर मत तुड़वा लेना वरना हाथ और पैर में पलस्तर चढ़ाकर शादी के फेरे लेने पड़े। जिसे सुन सब हंसने लगे। तभी कार्तिक खड़ा हुआ और कुछ काम का कहकर वहां से चला गया। कार्तिक को जाते देख रुचि सोच में पड़ गई। रुचि जाते हुए कार्तिक को देखते हुए अपने मन में बोली इन्हें अचानक से क्या हुआ? रुचि के चेहरे पर परेशान दिख रही थी जिसे रुचि जल्दी ही छुपा लेती है। देव और हर्षित दोनों बैठ गए। तभी देव एक्साइटेड होकर बोला शादी के लिए सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है। इतने जल्दी मेरी शेरवानी कैसे बनेगी? और इससे आगे देव कुछ और बोल पाता। दीक्षा जी बोली ओ मेरे सुपर फास्ट एक्सप्रेस रुक जा ब्रेक मार। अभी भी 1 हफ्ते बाकी है इसलिए इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कुछ देर शांत रहने के बाद देव के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। जिसे देख हर्षित उससे पूछता है अब तुझे क्या हुआ? जिस पर देव मुस्कुराते हुए अपने हाथ मलता है और कहता है अब बदला लेने की बारी है। जिसे सुन सब कंफ्यूज नजरों से देव को देखने लगे। तभी हर्षिता बोली कैसा बदला? देव अपनी सोच में डूबे हुए बोला डर मुझे अपनी बारात में लेकर नहीं गए थे। अब मैं भी डर को अपनी बारात में लेकर नहीं जाऊंगा। फिर पता चलेगा उन्हें कि मेरे दिल पर क्या बीती थी जब वो मुझे अपनी और माँ की शादी में लेकर नहीं गए थे। देव की बातें सुनकर वहां सबने अपना अपना सर पीट लिया। तभी ग्रेनी देव के कान खींचकर बोली गधे अगर उनकी शादी नहीं होती तो क्या तुम पैदा होते? जिस पर देव ग्रेनी से अपने कान छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोला हाँ तो इसमें मेरी गलती थोड़ी आप माँ से कहे ना कि उन्होंने मुझे पहले पैदा क्यों नहीं किया। देव की बातें सुन दीक्षा जी चेहरा शर्म से लाल हो गया। तभी हर्षित उठकर देव के पास आया और बोला ओ आइंस्टीन की आखिरी पीढ़ी के इंसान बस हाँ बहुत दिमाग लगा लिया तूने अब बस। जिस पर देव अपना सर सहलाते हुए बोला अब इसमें मेरी क्या गलती? देखना आप लोग मैं तो अपने बच्चों को अपनी बारात लेकर जाऊंगा। जिसे सुन जोया की आंखें बड़ी और चेहरा लाल हो गया। उसका मन कर रहा था वो अभी देव का गला दबा दे लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती थी आखिर अपने दिल के हाथों मजबूर जो थी। जोया अपने सर पर हाथ रखकर खुद से बड़बड़ाते हुए बोली मुझे भी इसी डफर से प्यार होना था। जोया खुद को शांत करती है फिर खड़े होकर सबसे बोलती है वो मुझे कुछ काम है। इतना कहकर जोया वहां से भाग गई। जिसे जीते देख सब हंसने लगे। वहीं देव सोच में पड़ गया। देव अपनी ठुड्डी पकड़कर जाती हुई जोया को देखने लगा।
देव अपनी भौहें सिकोड़कर बोला, ये अचानक से ऐसे भाग क्यों गई? जिस पर हर्षित देव के कान में कुछ बोला, जिसे सुनते ही देव की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले जोया के पीछे भागकर चला गया। जिन्हें जाते देख सब हंसने लगे। तब तक एकांश भी नीचे आ गया था। एकांश को उसकी और ऐश्वर्या की शादी वाली बात पहले से पता थी क्योंकि ग्रैनी ने उसे सब बता दिया था। एकांश के नीचे आने पर सबने साथ में ब्रेकफास्ट किया। डाइनिंग टेबल में भी कार्तिक परेशान दिख रहा था, जिसे ऐश्वर्या और जोया भी नोटिस कर लेती है, लेकिन वो वहां कुछ भी नहीं बोलती। उसके बाद जय जी, वीर जी और राघवेंद्र जी आश्रम चले गए। ऐश्वर्या और कार्तिक दोनों ऑफिस चले गए। हर्षित, हर्षिता, देव, जोया चारों शादी की शॉपिंग की लिस्ट बनाने में बिजी हो गए। एकांश किसी काम से बाहर गया था। और रही बात संध्या जी, दीक्षा जी और ग्रैनी की, तो वो तीनों अपनी बातों में लगी थी। वो सभी गेस्ट की लिस्ट बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ जैसलमेर में चौहान पैलेस बहुत ज्यादा खौफनाक दिख रहा था, जिसे देखकर कोई भी डर जाए। चारों तरफ हाथ में हथियार लिए आदमी चक्कर लगा रहे थे, जो एक ही सेकंड में किसी को मार सकते थे। वहीं पैलेस में अंदर हॉल में विराज गुस्से में बैठा था। वहीं उसके सामने एक आदमी खड़ा था जो डर से कांप रहा था। वंदना जी थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी और उनके साथ विक्रम थे जो व्हील चेयर पर बैठे थे। तभी विराज गुस्से में चीखा, आ ऐश्वर्या, 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 तंग आ गया हूं मैं इसके नाम से। मेरे हर वार को वो नाकाम कर देती है। विराज को इतने गुस्से में देख वहां सब लोग डर गए थे, क्योंकि पहली बार किसी ने विराज को टक्कर दिया था, वो भी सिर्फ एक 21 साल की लड़की, जिसके बारे सोच सोच कर ही विराज गुस्से से पागल हो रहा था। विराज गुस्से में बोला, जय प्रताप सिंह, तूने क्या सोचा कि तू आराम से अपनी बेटी की शादी करवा देगा और उसे जयपुर सौंप देगा? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा, जैसे तूने मुझसे मेरी संधू को छीना था। तुम बस मेरा इंतजार करना, क्योंकि शेर अभी तक सोया था लेकिन अब वो जाग चुका है। विराज की हर एक बात दिल दहला देने वाली थी। दूसरी तरफ कामे सन्नाटा सा छाया था। मैक्स का चला रहा था, वहीं कार्तिक उसके बगल में बैठा था। ऐश्वर्या पीछे वाली सीट पर बैठी लैपटॉप में अपना कुछ काम कर रही थी। कुछ देर बाद ऐश्वर्या अपना लैपटॉप बंद कर कार्तिक से बोली, व्हाट्स प्रॉब्लम कार्तिक? मैं सुबह से देख रही हूँ, तुम परेशान दिख रहे हो, बताओ मुझे क्या हुआ है? ऐश्वर्या की बात सुन कार्तिक कुछ देर शांत रहकर बोला, कुछ नहीं, वो लंदन के ऑफिस में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बस उसी की। जिस पर ऐश्वर्या बोली, वो मुझे भी पता है और उसे जोया ने पहले ही सॉल्व कर दिया है। अब बहाने बनाना बंद करो और चुपचाप अपनी बताओ। अब कार्तिक के पास और कोई चारा नहीं बचा था। कार्तिक ने गहरी सांस ली और बोला, आई एम वरीड अबाउट मैरिज। जिसे सुन ऐश्वर्या बोली, आई न्यू इट, बट कैन यू टेल मी द रीजन? कार्तिक बोला, हम कब तक तुम्हारे साथ रहेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि शादी के बाद मैं रुचि के साथ लंदन शिफ्ट हो जाऊंगा और वहां का काम देखूंगा। लेकिन ऐश्वर्या बोली, लेकिन क्या? मुझे जोया की चिंता है, कार्तिक बोला। अपनी उदासी को छुपा कार्तिक आगे बोला, जोया अभी भी इनोसेंट है, उसे यहाँ के कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता, वो यहाँ कैसे सरवाइव करेगी? ऐश्वर्या को कार्तिक की परेशानी की वजह पहले से पता था। ऐश्वर्या बोली, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं रहूंगी उसके साथ, और दूसरी बात, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम यहीं इंडिया में रहोगे, वो भी हमारे साथ। जिस पर कार्तिक कुछ बोलने की हुए ही था कि तभी मैक्स ने कार रोक दी। अचानक से कार रुकने से ऐश्वर्या को झटका लगा। ऐश्वर्या थोड़ी गुस्से में मैक्स से बोली, व्हाई डिड यू स्टॉप द कार सडनली? मैक्स डरते हुए बोला, सॉरी मैम, कार के सामने एक पप्पी आ गया था। जिसे सुनते ही ऐश्वर्या जल्दी से कार से नीचे उतरी और कार के जाकर कुत्ते के बच्चे देखने लगी। एक छोटा सा क्यूट से ब्लैक कलर का पप्पी दरासहमा रोड पर बैठा था। ऐश्वर्या जल्दी से उसे उठा लेती है और उसको प्यार से सहलाने लगती है। ऐश्वर्या उस पप्पी से बात करते हुए बोली, हे क्यूट पप्पी, आप अकेले सड़क पर क्यों घूम रहे हैं? अगर आपको चोट गई तो? ऐश्वर्या बड़े पर से उस पिल्ले से बात कर रही थी और उसे सहला रही थी। वहीं आसपास से गुजरते लोग ऐश्वर्या को देख रहे थे। ऐश्वर्या की खूबसूरती सबका मन मोह रही थी। वहीं ऐश्वर्या सबसे अनजान खुद में मगन थी। कार्तिक और मैक्स भी कार से बाहर आ चुके थे और ऐश्वर्या को प्यार से देख रहे थे। दोनों को ही ये बात पता थी कि ऐश्वर्या को कुत्ते बहुत पसंद है। लंदन में ऐश्वर्या के पास एक डॉग भी था। दोनों ऐश्वर्या को पप्पी से बात करते देख रहे थे। वहीं ऐश्वर्या अपनी गोद में लिए पप्पी से बोली, पप्पी वेयर इज योर मॉम? वहीं ऐश्वर्या के इतने प्यार से सहलाने से वो पप्पी उसकी गोद में ही सो गया, जिसे देख ऐश्वर्या को हंसी आ गई। ऐश्वर्या उसे देखते हुए बोली, ठीक है, अगर आपका कोई घर नहीं तो अब से आप मेरे साथ रहोगे। इतना बोल ऐश्वर्या उस पप्पी को अपने साथ लेकर ऑफिस के लिए निकल गई। महल में हर्षित, हर्षिता, देव और जोया चारों ही हर्षिता के कमरे में बैठे थे। जोया और हर्षिता दोनों बेड पर बैठी थी। वहीं देव और हर्षित ने काउच को बेड पर खिसका लिया था और दोनों उसी में बैठे थे। हर्षिता के एक हाथ में पेन और उसके दूसरे हाथ में एक नोटबुक थी और चारों महान इंसान अपनी अपनी शादी की तैयारियों में जुटे थे। तभी रुचि भी उनके पास आते हुए बोली, भाई यहाँ किस चीज की तैयारी चल रही है? रुचि को देख सब मुस्कुरा दिए। हर्षित मुस्कुराते हुए, अरे भाभी आइए ना, आप भी हमारे साथ बैठकर बताएं कि शादी के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए।
जिसे सुन रुचि एकदम से हंस पड़ी। हाँ, आप लोग यहाँ शादी की तैयारियां करने में लगे हैं। रुचि को हंसते देख सब उसे घूरने लगे। तभी रुचि बोली, अच्छा बाबा, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। रुचि आगे बोली, लेकिन हमारे मेन कपल वो तो अभी यहाँ है ही नहीं। जिसे सुन सब सोच में पड़ गए। रुचि बोली, अरे हमारी ऐश्वर्या दीदी और एकांश जीजू। जिसे सुन देव बोला, भाभी आप उनकी चिंता मत करो, क्योंकि भाई का कोई भरोसा नहीं, वो रातों रात क्या कर दे। जिस पर हर्षित बोला, आज तो पहली बार सही बोला। जिसे सुन देव अपनी भौहें सिकोड़ कर बोला, आप मेरी तारीफ कर रहे हो बेइज्जती। जिस पर हर्षित आराम से बोला, तुझे जो सोचना हो। देव बोला, तो फिर ठीक है, अगर आपने मेरी बेइज्जती की होती ना तो फिर मैं बताता। हर्षित देव को घूरकर देखते हुए बोला, तू क्या बताता मुझे। देव अपने दांत दिखाकर बोला, वो मैं तब बताता ना जब आप मेरी बेइज्जती करते। जैसे सुन वहां बैठे सब हंसने लगे। उसके बाद कुछ देर और बातें करने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए, सिर्फ हर्षित को छोड़कर। हर्षित भी सबके साथ बाहर जाने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही सब कमरे से बाहर निकल गए, हर्षित ने अंदर से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया ताकि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। हर्षित की इस हरकत से हर्षिता के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। हर्षिता अपनी बढ़ती धड़कनों को संभालते हुए हर्षित से कहती है, ये आपने दरवाजा क्यों बंद किया। हर्षिता को घबराते देख हर्षित के चेहरे पर शरारती मुस्कान आई गई। वो हर्षिता को परेशान करने के लिए धीमे धीमे उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। वहीं हर्षिता की सांसें और बढ़ने लगी थी। हर्षिता अपने कदम पीछे लेते हुए हर्षित से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, जाइए यहां से वरना कोई देख लेगा। जिस पर हर्षित अपने चेहरे पर मुस्कान लिए बोला, तो देखने दो, आखिर मैं अपनी होने वाली वाइफ के रूम में हूं और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इससे प्रॉब्लम होनी चाहिए। हर्षिता पीछे जाते जाते दीवार से टकरा गई। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि हर्षित उसके दोनों तरफ अपने हाथ रख देता है। हर्षिता को घबराते देख हर्षित बोली, क्या हुआ, आपको डर लग रहा है। जिस पर हर्षिता हकलाते हुए बोली, ना नहीं तो हमें डर क्यों लगेगा। आगे हर्षिता अपने मन में बोली, और वैसे भी आपको हैंडल करना हम अच्छे से जानते हैं। इतना बोल अचानक से रूही के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिसे देख पहले तो हर्षिता हैरान रह गया। तभी हर्षिता ने हर्षित के गले में अपनी बाहें डाल उसकी आंखों में देखने लगी। अब तो हर्षित की हालत खराब हो चुकी थी, उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखने लगी। जिसे देख हर्षिता मुस्कुराई और अपने मन में बोली, अब आएगा मजा। इतना बोल हर्षिता हर्षित के करीब जाने लगी। जिसे देख हर्षित हर्षिता को रोक हकलाते हुए बोला, ये आप क्या कर रही है। हर्षिता हर्षित के कान के पास जाकर उसके कान में धीमे से बोली, अपने होने वाले पति के साथ रोमांस। इतना बोल हर्षिता ने हर्षित के कान में काट दिया। हर्षित के तो हो ही उड़ चुके थे, उसका पूरा शरीर आग की तरह तक गया था। हर्षिता की छुअन ने उसे अंदर तक हिला के रख दिया था। हर्षित को कैप्ते देख हर्षिता के चेहरे पर स्माइल आ गई। हर्षिता उसी स्माइल के साथ हर्षित से अलग हुई और अपनी सेडेक्टिव आवाज में हर्षित से बोली, क्या हुआ होने वाले पतिदेव, ये आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है। हर्षित अपने सर को छूकर देखा है तो सच में उसका पूरा माथा पसीने से भीग चुका था। हर्षित अपने माथे के पसीने को पोंछकर हकलाते हुए बोला, वो मुझे थोड़ी गर्मी लग रही थी, बस इसलिए। जिसे सुन हर्षिता को हंसने का मन ही रहा था, लेकिन वो अपनी हंसी को छुपा लेती है। हर्षिता हर्षित के चेहरे पर अपनी उंगली फिराते हुए बोली, लेकिन एक्ट तो पहले से ही ऑन है। अब हर्षित से कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसलिए वो हर्षिता को खुद से दूर कर बहाना बनाकर बोला, वो मुझे कुछ काम है, हम बाद में मिलते हैं। इतना कहकर हर्षित वहां से ऐसे भाग जैसे उसके पीछे भूत पड़ गया हो। हर्षित को भागकर जाते देख हर्षिता को हंसी आ रही थी। वो उसे देखकर हंस रही, लेकिन आज उसके दिल में हर्षित के लिए प्यार और भी बढ़ गया था, क्योंकि मौका होने के बाद भी हर्षित ने उसका फायदा नहीं उठाया, बल्कि वहां से चला गया। हर्षिता खुश से बोली, आपके इसी भोले पर से तो प्यार है हमें। इतना बोल हर्षिता अपने बेड पर लेट गई और अपने बगल में पिंक कलर के बड़े से टेडी को कसकर गले लगाते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर सुकून की लकीर दिख रही थी। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। दूसरी तरफ हर्षित बाहर खुले गार्डन में आ गया और गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। जब हर्षित थोड़ा नॉर्मल हुआ तो अपने सीने पर हाथ रख खुद से बोला, बच गया बेटा, वरना आज तो पक्का तेरी इज्जत लूट जाती थी। हर्षित अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। ऐसा होते ही हर्षित की सांसें उसके गले में अटक गई। हर्षित डरते हुए पीछे पलटता है, लेकिन जैसे ही उसने अपने पीछे देव को देखा वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। तभी हर्षित देव के ऊपर गुस्सा करते हुए बोला, बोलकर नहीं बता सकता कि तू है, ये भूतों जैसे डराना जरूरी है। जिस पर देव उसे शांत रहने का इशारा करते हुए बोला, हे ब्रो रिलैक्स, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैं कोई मॉन्स्टर हूं जिसे देखकर आप डर गए हो। जिस पर हर्षित पलटकर देव के कंधे पर हाथ रख उसे देखते हुए बोला, नहीं भाई तू मॉन्स्टर नहीं है। जिसे सुन देव के चेहरे में मुस्कान आ गई, लेकिन जैसे ही उसने हर्षित की आगे की बातें सुनी उसका मुंह बन गया। तभी हर्षिता बोला, क्योंकि उसके पास भी थोड़ा बहुत दिमाग होता है, तू तो डफर है जिसके पास दिमाग का डी भी नहीं। अपनी उतनी ज्यादा बेइज्जती सुन देव उदास ही गया। कुछ देर तक देव अपना सर नीचे झुकाकर खड़ा रहा, जैसे उसे बहुत बुरा लगा हो। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो अभी रोने वाला है।
वहीं हर्षित उसकी एक एक हरकत को देख रहा था। तभी अचानक से देव हर्षित की पॉकेट में हाथ डाल उसकी फेवरेट कार की निकालकर बोला, आपने मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती की, अब उसका कंपनसेशन तो आपको करना होगा, इसलिए उसके बदले मैं आपकी फेवरेट कार ले रहा हूँ। इतना बोल देव हल्दी से वहां से भाग गया। वहीं हर्षित अपने मुंह खोले उसे जाते हुए देख रहा था। हर्षित हैरानी से खुद से बोला, अब पता चला वो सब कुछ प्लान करके आया था ताकि मुझे मेरी फेवरेट कार ले सके। हर्षित शैतानी मुस्कान लिए हुए खुद से बोला, मैं भी देखता हूं तू कब तक मेरी कार को अपने पास रख सकता है। इतना बोल हर्षित मुस्कुराया, जिसे देख कोई भी लड़की हर्षित की दीवानी हो जाए। वैसे भी एक राजकुमार होने के कारण सभी उसे पसंद करते थे, क्योंकि वो हैंडसम होने के साथ साथ शांत स्वभाव का था। हर्षित सीटी बजाते हुए वहां से चला गया। वही देव अपने हाथ में पकड़ी रेड फरारी के चक्कर लगाने लगा, जैसे वो खुद उसके असिस्टेंट है। हर्षित सीटी बजाते हुए वहां से चला गया। वही देव अपने हाथ में पकड़ी रेड फरारी की चाबी के साथ खेलने लगा। देव सीधा हर्षित की फरारी के पास गया और उसे गले से लगाते हुए बोला, है मेरी धन्नो, आखिर आज तुम मुझे मिल ही गई। देव उसे चूमते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता तुम्हें पाने के लिए मैंने कितना वेट किया। देव ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे वो एक कार ना होकर उसकी गर्लफ्रेंड हो। उसके बाद देव उसके चारों तरफ चक्कर लगाकर उसे देखता है। देव बहुत ज्यादा खुश था। देव खुश होते हुए खुद से बोला, अब जब मेरी बसंती मुझे मिल ही गई है तो क्यों ना इस पर एक राइड भी हो ही जाए। इतना बोल देव कार में बैठकर महल से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ महल में जोया पूरे महल में देव को ढूंढ रही थी। जब देव उसे नहीं मिला तो जोया गुस्से में झल्लाते हुए खुद से बोली, आखिर ये बंदर का बच्चा गया कहाँ, एक बार मिल जाए फिर मैं उसकी खबर लेती हूँ। जोया खुद से बड़बड़ाते हुए जा रही थी कि तभी वो अपने सामने से आ रहे हर्षित से टकरा गई। जोया अपने सर पर हाथ रखकर बिना हर्षित की तरफ देखे बोली, अबे अब कौन आ गया जिससे मेरी शांति देखी नहीं जाती। जोया खुद से बड़बड़ा ही रही थी कि तभी हर्षित की आवाज सुनते ही वो चुप हो गई और उसके बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। हर्षित बोला, जोया आई यू ऑक, तुम्हें लगी तो नहीं। जिस पर जोया झूठ मूठ का हंसते हुए बोली, हा हा हा, अरे नहीं नहीं भाई मैं ठीक हूं। लेकिन अभी भी जोया का हाथ उसके सर पर था। तभी हर्षित जोया को परेशान देखकर उससे पूछता है, वैसे तुम इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही थी। जोया बोली, वो मैं देव को ढूंढ रही थी लेकिन वो बंदर है कि मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा। जोया खुद से बड़बड़ाकर आगे बोली, एक बार मिल जाए मुझे फिर मैं उसकी अच्छे से खबर लेती हूँ। जोया ने सब धीमी आवाज में कहा था लेकिन हर्षित ने उसकी बातें सुन ली थी, जिसे सुन हर्षित के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। तभी हर्षित अपनी मुस्कान को छुपाते हुए याद करने का नाटक करते हुए बोला, अरे वो, हाँ वो तो बाहर गया है। जिसे सुन जोया और बोली, वो बिना मुझसे बताए ऐसे कैसे कहीं जा सकता है। तभी हर्षित बोला, मैंने उसे बात करते हुए सुना था, वो किसी बसंती के साथ बाहर जाने की बात कर रहा था और कह रहा था कि आज दोनों बाहर रहेंगे। हर्षित की बात सुनते ही जोया के एक्सप्रेशन बदलने लगे थे, जिसे देख हर्षित की हंसी आ रही थी। लेकिन अपनी हंसी को कंट्रोल कर हर्षित आगे बोला, और तुम्हें पता है वो बड़े प्यार से उससे बात कर रहा था जैसे। इतना बोल हर्षित शांत हो गया और चोर नजरों से जोया को देखने लगा। वहीं किया गुस्से से आग बबूला हो रही थी। जोया की गुस्से में मुठियां कस गई थी। तभी जोया खुद से बोली, देव के बच्चे तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे चीट करने के बारे में सोचोगे। कहते हुए जोया की आंखों में आंसू आ गए थे लेकिन जोया ने उन्हें बहने से रोक लिया था। जोया फिर बिना हर्षित से कुछ बोले गुस्से में वहां से चली गई। वहीं खड़ा हर्षित मुस्कुरा रहा था। हर्षित खुद से बोला, देव बेटा, अब तेरा क्या होगा जब ये भूखी शेरनी तेरे ऊपर झपटेगी। बहुत शौक है ना तुझे दूसरों को परेशान करने का, अब आएगा मजा जब जोया तेरी बैंड बजाएगी। हर्षित को देव की हालत में बारे में सोच सोचकर ही हंसी आ रही थी। हर्षित जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करता है और फिर वहां से चला जाता है। एक बड़े से होटल के आलिया कमरा, जिसका इंटीरियर बहुत ही और एक्सपेंसिव था। पूरा रूम व्हाइट कलर और ग्रे कलर से डेकोरेट था। कमरे की लाइट्स ऑफ थी, जिस कारण वहां अंधेरा था और खिड़की से आ रही सूरज की हल्की रोशनी ही कमरे में फैली थी। जहां बीच में रखे सोफे पर एकांश राजा की तरफ एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर बैठा था। उसके एक हाथ में गुण और दूसरे हाथ में सिगरेट थी। उसकी आंखें लाल थी। उसके एक्सप्रेशन लेस चेहरा किसी को भी डराने के लिए काफी थी। वहीं एकांश के बगल में रजत अपने हाथ क्रॉस करके खड़ा था। तभी उस कमरे का दरवाजा खुला और वहां से एक 45 साल का आदमी अंदर आया। उसके साथ कुछ काले कपड़े पहने गार्ड भी थे, जिनके पास हथियार थे। इस आदमी के चेहरे को देखकर समझ पाना मुश्किल था कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था। वो चलकर एकांश के सामने आकर खड़ा हो गया। वो आदमी एकांश को देखकर अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए बोला, वाह, मेरे तो भाग ही खुल गए जो खुद डेमन किंग मुझसे मिलने आया। जिसे सुनकर भी एकांश कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। एकांश को शांत देख उस आदमी को अब थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन अपने डर को एकांश से छुपाते हुए वो एकांश के सामने रखे सोफे पर बैठ गया, जो उससे कुछ ही दूरी पर रखा था। वहीं उसके गार्ड्स जाकर अपने बॉस के पीछे खड़े हो गए। तभी उस आदमी ने एकांश से कहा, क्या मैं जान सकता हूं आपने मुझे मिलने क्यों बुलाया। जिस पर एकांश अपनी कोल्ड आवाज में बोला, हेल क्वीन से दूर रहो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा।
एकांश की आवाज सुन उसके सामने बैठा आदमी डर गया, लेकिन अपने डर को छिपाकर वो एकांश से बोला, कल तक जो एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, उनके बीच अचानक से ऐसा क्या हुआ जो दोनों एक दूसरे की जान बन गए। उस आदमी ने कुछ देर चुप रहकर आगे कहा, अंडरवर्ल्ड में सबको पता है कि आप दोनों की नहीं बनती थी, लेकिन कुछ दिनों में आप दोनों एक हो गए। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं? जिसे सुन एकांश को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। एकांश गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं तुम जैसे कुत्तों को यह बताना जरूरी नहीं समझता, और एक बात, अगर मुझे पता चला कि तुमने या फिर किसी ने भी उसे हर्ट करने की कोशिश की तो उसे मेरा रौद्र रूप झेलना पड़ेगा। जिस पर उस आदमी ने मजाकिया हंसी हंसते हुए कहा, किसमें इतनी हिम्मत है जो हेल क्वीन से उलझने की कोशिश करेगा, और अब तो डीमन किंग भी उसके साथ है। उसके बाद उन दोनों के बीच कुछ और बातें हुई, फिर वो आदमी अपने गार्ड्स के साथ वहां से चला गया। कमरे से बाहर निकलते ही उसने चैन की सांस लेते हुए कहा, आखिर हर बार मुझे ही बलि का बकरा बनना पड़ता है, कहीं किसी दिन डेमन किंग गुस्से में मेरी गर्दन ही ना अलग कर दे। इतना बोल वो चला गया। वहीं कमरे में एकांश शांत बैठा था, जिसे शांत देख अब रजत को थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि एकांश खामोशी में और खतरनाक साबित होता है। रजत अपने मन में, हे भगवान, मुझे इस डेविल के पास ही क्यों भेजा आपने, अब पता नहीं ये क्या करने वाला है। तभी एकांश की आवाज आई, जिसे सुन रजत अपना सर हाँ में हिलाकर कमरे से बाहर चला गया। रजत के जाने के बाद एकांश खड़ा हुआ और खिड़की पर लगे पर्दे को हटाकर वहां से बाहर का नजारा देखने लगा। उसके चेहरे पर इस समय कोई भी भाव नहीं थे। तभी एकांश अपना फोन बाहर निकालता है और उसमें से किसी को मैसेज करके वापस फोन को पॉकेट पर रख गहरी सांस लेता है। ऑफिस में कार्तिक और ऐश्वर्या दोनों 107 में बैठकर किसी प्रोजेक्ट को लेकर बातें कर रहे थे। तभी कार्तिक बोला, मैंने मीटिंग की सारी तैयारी कर ली है, इस बार मिस्टर मूर्ति का टेंडर हमें ही मिलेगा। जिस पर ऐश्वर्या अपने सामने रखी फाइल को पढ़ते हुए बोली, हूं, लेकिन फिर भी हमें एक बैकअप प्लान के साथ तैयार रहना होगा, क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो कभी नहीं चाहेंगे कि ये टेंडर हमें मिले। जिसे सुन कार्तिक सीरियस होकर अपना सर हाँ में हिलाता है। कुछ देर सोचकर कार्तिक कहता है, ऐश, मुझे एक बात समझ नहीं आती, आखिर तुम यहाँ सबसे क्यों छुपा रही हो कि तुम ही माई वर्ल्ड की ओनर हो। अगर यहाँ सबको पता चल गया तो कोई भी तुमसे कॉम्पिटिशन करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। कार्तिक की बात का जवाब देते हुए ऐश्वर्या बोली, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर यहाँ सबको पता चल गया तो लंदन में हमारे जो राइवल्स हैं उन्हें भी सब पता चल जाएगा। तुम तो जानते हो फिर वो क्या करेंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो। कार्तिक सीरियस होकर सब सुन रहा था। तभी 7 का दरवाजा खुला और रुचि अंदर आई। रुचि को देखकर कार्तिक खड़ा हो गया और रुचि की तरफ देखकर बोला, तुम यहाँ। इससे आगे कार्तिक कुछ बोलता, रुचि कार्तिक को इग्नोर करके सीधे ऐश्वर्या के पास चली गई और ऐश्वर्या को ग्रीट करके बोली, गुड आफ्टरनून मैम। जिसे सुन ऐश्वर्या मुस्कुरा दी। वहीं कार्तिक हैरान और कंफ्यूज नजरों से दोनों को देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ऐश्वर्या रुचि को बैठने का इशारा करती है और कार्तिक से कहती है, हाँ कार्तिक, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, मैंने रुचि को जॉब पर रखा है एज अ सेक्रेटरी। जिस पर कार्तिक बात को बीच में काटते हुए बोला, लेकिन अचानक से तुम्हें सेक्रेटरी की जरूरत क्यों हो गई, जबकि मैं और मैक्स तो है तुम्हारे साथ। जिस पर ऐश्वर्या आराम से बैठते हुए बोला, नहीं, ये मेरी सेक्रेटरी नहीं बल्कि तुम्हारी सेक्रेटरी है, और अब से ये तुम्हारे साथ ही रहेगी। जिसे सुनते ही मानो कार्तिक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वो ऐश्वर्या को मना करते हुए बोला, लेकिन मुझे किसी भी सेक्रेटरी की कोई जरूरत नहीं, तुम खामखा। कार्तिक की बात सुनकर रुचि को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने उसे अपने चेहरे पर दिखने नहीं दिया। तभी ऐश्वर्या कार्तिक को अपना हाथ दिखाकर उसे बीच में ही रोकती है और कहती है, दिस इज माई लास्ट डिसीजन। ऐश्वर्या सीरियस थी, जिससे कार्तिक कुछ ना बोल सका। इसके पास ऐश्वर्या की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कार्तिक ने गहरी सांस ली और बोला, ओक, और कुछ, जिस पर ऐश्वर्या मुस्कुराकर बोली, नहीं, अब आप दोनों कर सकते हैं। जिसे सुन कार्तिक खड़े होकर बाहर की तरफ जाने लगा। रुचि भी इसके पीछे पीछे जा रही थी। जिसे जाते देख ऐश्वर्या उसे पीछे से इशारे से ऑल द बेस्ट कहती है। जिस पर रुचि हल्का सा मुस्कुरा दी और कार्तिक के पीछे पीछे चली गई। वहीं कार्तिक ऐश्वर्या के 7 से बाहर जाते हुए खुद से बड़बड़ा रहा था, मुझे पता है पक्का ये सारी फालतू के प्लान्स उस जोया की बच्ची ने ही बनाया होंगे। एक बार मिल जाए वो मुझे, फिर मैं उसे बताता हूँ। कार्तिक थोड़े गुस्से में था, जिसे देख रुचि को बुरा लग रहा था, लेकिन अब उसने ठान लिया था कि वो कार्तिक को बदल कर रहेगी। वैसे तो कार्तिक भी रुचि से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके लिए उसके काम पहले था। काम के आगे वो खुद को भी नहीं देखता, और इसी कारण पास्ट में वो कई बार बीमार भी पड़ता था, जिसके बारे में जोया ने रुचि को सब बता दिया था। उसके अलावा ऐश्वर्या और जोया भी रुचि की हेल्प कर रही थी, क्योंकि दोनों जानती थी कि कार्तिक को सिर्फ रुचि ही सुधार सकती थी। इसलिए ऐश्वर्या ने रुचि को कार्तिक की सेक्रेटरी बना दिया था। कार्तिक अपने केबिन में पहुंचा, उसके पीछे पीछे रुचि भी थी। रुचि के अंदर आते ही कार्तिक केबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है और रुचि को उसके कंधे से पकड़ उसे दरवाजे से सटा देता है। कार्तिक की पकड़ रूही के कंधों कसी हुई थी, जिससे रुचि को दर्द हो रहा था। तभी कार्तिक थोड़े गुस्से में बोला, रुचि तुम ये क्यों आए हो?
रुचि की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन कार्तिक को अभी इस सब की फिक्र नहीं थी। कार्तिक ये सोच रहा था कि अगर रुचि उसके सामने रहेंगी तो वो अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। यही सोचकर कार्तिक परेशान था। रुचि को कार्तिक की बातें सुन रही थी। वो अपनी दर्द भरी आज में कार्तिक से बोली, कार्तिक हमें दर्द हो रहा है। रुचि की बात सुनते ही कार्तिक को एहसास होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही जोर से रुचि को पकड़ लिया था। कार्तिक जल्दी से रुचि के कंधे छोड़ता है और उस माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी सॉरी, वो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। इससे आगे कार्तिक कुछ बोल पाता कि रुचि उसे अपना हाथ दिखाकर रोक देती है और कहती है, हमने सोचा था कि काम के कारण आपको हमारे लिए टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए आपके लिए हमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। रुचि रोते हुए आगे बोली, लेकिन हम गलत थे, आप पहले से बहुत बगल गए हैं। पहले हर समय आप हमें पास आने का बहाना ढूंढते वो, लेकिन अब हमसे दूर जाने का बहाना ढूंढते हैं। रुचि की बातें कार्तिक के दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। कार्तिक जैसे ही कुछ बोलने को होता रुचि उसे रोक देती। वो कार्तिक को बोलने का मौका हो नहीं दे रही थी। वहीं कार्तिक बार बार रुचि को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रुचि उसकी कोई बात नहीं सुनती और अपने दिल की सारी भड़ास जो कुछ दिनों से उसके अंदर थी वो पूरी की पूरी वो कार्तिक के ऊपर निकाल देती है। आखिर में रुचि गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, अगर आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो। इतना बोल रुचि रुक गई। वहीं कार्तिक के लिए दिल की धड़कनें भी रुक चुकी थी। उसे इस बात का डर था कि कहीं रुचि गुस्से में उनका रिश्ता ना तोड़ दे। लेकिन उसके उलट रुचि बोली, अब से ऑफिस में आप मेरे बॉस और मैं आपकी सेक्रेटरी, इसके आगे कुछ नहीं। अब तो आप खुश है ना सर? इतना बोल रुचि गुस्से में सेबिन से बाहर जाने लगी, जिसे जाते देख कार्तिक पीछे से बोला, अरे तो अब कहाँ जा रही हो तुम? जिस पर रुचि बिना पीछे पलटे बोली, हमें सर के सर में दर्द हाइन लगा होगा, उसी के लिए कड़वी कॉफी लेने जा रहे हैं। इतना बोल रुचि बिना कार्तिक की तरफ पलटे सेबिन से बाहर चली गई। वहीं रुचि को जाते देख कार्तिक को हंसी आ गई, लेकिन उसकी हंसी में गुस्सा भी था। अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो भी इतना समझ चुका था कि रुचि उसी के लिए ऑफिस आई थी। कार्तिक रुचि के बारे में सोचकर खुद से बोला, पूरी पागल है ये लड़की, पता नहीं अब आगे क्या करने वाली है। वहीं रुचि गुस्से में कार्तिक के लिए कॉफी बना रही थी। रुचि, कॉफी बनाते हुए हो अपने आप को समझते क्या है? बड़े आए सलमान खान बनने, मेरा तो मन करता है उनका मुंह ही तोड़ दूं। कहते हुए रुचि उदास हो गई और आगे बोली, लेकिन मैं तो वो भी नहीं कर सकती, आखिर उनसे इतना प्यार जो करती हूँ। तभी रुचि फिर से गुस्सा होकर बोली, लेकिन मैं उन्हें कड़वी कॉफी तो पिला ही सकती हूँ। हाँ रुको, अब आएगा मजा। इतना बोलकर रुचि कॉफी में और कॉफी पाउडर मिला देती है ताकि कॉफी कड़वी हो जाए। कॉफी बनने के बाद रुचि कप को अपने हाथ में पकड़ती है और गहरी सांस छोड़ते हुए खुद से कहती है, हाँ अब आएगा मजा जब वो कड़वा करेला ये कड़वी कॉफी पिएगा। इतना बोल के मुस्कुराई और जाने लगी। तभी दरवाजे के पास जाकर रुक गई और कुछ सोचकर खुद से बोली, एक मिनट, मैं ना पहले इसे एक बार टेस्ट कर लेती हूँ, सच में कड़वी है या नहीं। इतना बोल रुचि ने जैसे ही कॉफी के कप को अपने होठों से लगाया, रुचि का मुंह बन गया। उसने जल्दी से कॉफी को थूक दिया और अजीब अजीब से मुंह बनाकर खुद से बोली, ये कितनी कड़वी है। फिर मुस्कुराकर बोली, अब मजा आएगा जब वो कड़वा करेला इसे पिएगा। इतना बोल रुचि मुस्कुराते हुए कार्तिक के सीबन की तरफ बढ़ गई। रुचि इस बात से अनजान थी कि दो जोड़ी आंखें उसे देख रही थी। रुचि का बचपना देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वहीं कॉफी बनाकर रुचि उसे कार्तिक के पास लेकर जाती है। सेबिन में कार्तिक अपनी चेयर पर बैठा था और की फाइल को पढ़ रहा था। रुचि बिना कुछ बोले केबिन के अंदर आ गई और कार्तिक के सामने कॉफी का कप रखकर थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर एक टक कार्तिक को देखने लगी। रुचि अपनी पलकें झपकाए बिना कार्तिक को देख रही थी और इसके कॉफी पीने का वेट कर रही थी। तभी अपनी फाइल पढ़ते हुए कार्तिक ने कॉफी का कप अपने हाथ में उठा लिया, जिसे देख रुचि की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि अब बहुत जल्दी उसका बदला पूरा जो होने वाला था। रुचि शैतानी मुस्कुरा लिए कार्तिक को देख रही थी। कार्तिक जब रुचि को मुस्कुराते देखत है तो उससे पूछता है, क्या हुआ, ऐसे बिना बात के दांत क्यों निकाल रही हो? कार्तिक की बात सुनकर रुचि थोड़ा हड़बड़ा गई, लेकिन रुचि जल्दी ही खुद को संभालते हुए बोली, मेरे दांत मेरी मर्जी, मैं जब चाहे तब निकलूं, आपको कुछ प्रॉब्लम? इतना बोल रुचि ने मुंह दूसरी तरफ अपना मुंह फेर लिया और चोर नजरों से कार्तिक को देखने लगी। विन रुचि की बात सुन कार्तिक अपना सरनामे हिलाता है और खुद से कहता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। इतना बोल कार्तिक कॉफी के कप को अपने होती पर लगाता है। वहीं रुचि अपनी सांसें थम क्रिटिक को देख रही थी कि कॉफी पीते ही कार्तिक कैसे कैसे मुंह बनाएगा। यही सब सोचकर रुचि खुश हो ही रही थी कि तभी उसके सारे सपनों पर कार्तिक ने पानी फेरने के साथ साथ पोछा भी लगा दिया। कार्तिक को देख रुचि की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि कार्तिक इतनी कड़वी कॉफी बड़े आराम से पी रहा था, वो भी स्वाद लेकर, जिसे देख रुचि अपनी आंखें मलने लगी कि कहीं वो ये सब सावन तो नहीं देख रही। लेकिन ये सब सच था। कार्तिक रुचि के देखते देखते पूरी कॉफी पी गया और रुचि अपना मुंह खोले बस उसे देखती रह गई। जैसे ही कार्तिक की कॉफी खत्म होती है वैसे ही रुचि भागकर कार्तिक के पास आई और उसके हाथ से कॉफी का कप छीनकर उसे चेक करने लगी कि कहीं कार्तिक उसके साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा। लेकिन ये पक्का करने के बाद कि सारी कॉफी कार्तिक ने ही पी है, रुचि हैरान थी। इससे पहले रुचि कुछ बोलती कार्तिक बोला, कॉफी बहुत अच्छी थी,
अगली बार भी ऐसी कॉफी बनाना। जिसे सुन रुचि के मानो होश ही उड़ गए हो। रुचि खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, तुखा पागल हो, तुम्हें कैसे कड़वी कॉफी कैसे पसंद आ सकती है, जबकि मैंने इसमें चीनी तक। रुचि बोलते बोलते रुक गई। रुचि को अब एहसास हुआ कि जल्दबाजी में उसने खुद अपना भांडा फोड़ दिया था। रुचि अपना सर झुकाकर खड़ी हो गई। तभी कार्तिक खड़ा हुआ और रुचि के करीब जाकर धीमी आवाज में बोला, तुम्हारी बनाई कॉफी कड़वी कैसी हो सकती है, जिसे तुमने बनाया हो। इतना बोल कार्तिक रुचि की तरफ झुका। रुचि के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, जिसे कंट्रोल करना रुचि के बस से बाहर था। तभी रुचि खुद को शांत करते हुआ अपने मन में बोली, रुचि तुझे पिघलना नहीं है। इतना बोल रुचि अपनी आंख बंद करके गहरी सांस लेकर उन्हें खोलती है और कार्तिक की तरफ देखकर बोलती है, सर ये ऑफिस है, आपका घर नहीं, इसलिए दूरी बनाकर रखे। इतना बोल रुचि कार्तिक को खुद से दूर करती है। लेकिन कार्तिक दोबारा से रुचि के करीब जाता है और बोलता है, तुम्हें तो पता ही है मेरे लिए ऑफिस और घर एक ही है। जिसे सुन अब रुचि को डर लग रहा था। रुचि वहां से जाने को करती है तो कार्तिक उसको पीछे से अपनी बहन में भर लेता है और रुचि के कंधे में अपना सर रखकर उसे प्यार से कहता है, क्या हुआ लव, गुस्सा ही मुझसे। कार्तिक की ऐसी बातें सुनकर तो एक मिनट के लिए रुचि का दिल पिघलने लगा था, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल रखती है और कार्तिक का सर अपने कंधे से हटाकर बोलती है, सॉरी सर, बट मैं यहाँ आपकी फियांसे नहीं, आपकी सेक्रेटरी है, तो आप मुझसे दूर रहे। इतना बोलकर रुचि कार्तिक ऐसे धीर खड़ी हो गई। वहीं रुचि की इस हरकत से कार्तिक को बुरा लग रहा था। उसे ऐसा लग मानो एक साथ हजारों कीले एक साथ उसके दिल पर छेद कर रही हो। कार्तिक का ऐसा हाल देख रुचि को भी उसके लिए बुरा लग रहा था, लेकिन रुचि भी इसमें कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर रुचि ने अभी कार्तिक को माफ कर दिया तो उनके आगे का पूरा प्लान खराब हो जाता। यही सोचकर रुचि रुक गई। वो कार्तिक से बोली, सिर क्या मेरे लिए कुछ काम है। कार्तिक को रुचि का ऐसा बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा था। कार्तिक रुचि की तरफ अपने कदम बहाकर बोला, रुचि। लेकिन उसके पहले ही रुचि 2 कदम पीछे चली गई, इसलिए कार्तिक अपनी जगह पर रुक गया और फिर बोला, तुम अभी जा सकती हो। कार्तिक का इतना कहता था कि रुचि वहां से गायब हुई जैसे गधे के सर से सीन। रुचि को जाते देख कार्तिक गहरी सांस लेता है और खुद से बोलता है, मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो और तुम्हारा गुस्सा होना भी जायज है, लेकिन प्लीज मेरा ट्रस्ट करो, मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। वहीं सेबिन के बाहर आते ही रुचि अपने सीने पर हाथ रखकर खुद से बोली, बच गई बेटा रुचि, वरना अभी तूने सारा प्लान खराब कर देना था, फिर बाद में जोया और ऐश्वर्या दी से मुझे डांट भी पड़ती। रुचि फिर खुश होकर खुद से बोली, मुझे इस बारे दीदी को बताना चाहिए। इतना बोल रुचि खुशी खुशी ऐश्वर्या के सेबिन की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की सड़कों रेड फरारी का हवा से बातें करी थी। वहीं सभी लोग उस कार को देख रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव और सुंदर थी, जो बहुत कम ही देखने को मिलती थी। वहीं देव कार के अंदर लाउड म्यूजिक बजा रहा था और एंजॉय करते हुए कार ड्राइव कर रहा था, क्योंकि ये हर्षित की फेवरेट कार थी, इसलिए हर्षित ने कभी देव को उसे चलाने नहीं दिया था। लेकिन आज देव का वो सपना भी पूरा ही गया था। राजस्थान की खाली सड़कों पर लाल रंग की फरारी आसमान से उतरी लाल परी लग रही थी, जो सड़कों पर भाग रही थी। देव कार ड्राइव करते हुए खुश होकर खुद से बोला, वो हो, आखिर आज हर्षित भाई की कार मुझे मिल ही गई। अब मैं इसे उन्हें वापस नहीं दूंगा। अब से ये मेरी है, मेरी बसंती, और अब हम दोनों के बीच कोई भी नहीं आएगा। आखिरकार तुम मेरा पहला नहीं पहला प्यार तो अब वो चुड़ैल बन गई है, तुम मेरा दूसरा प्यार हो। देव की बातें सुन कोई भी ये सोच लेगा कि बसंती कोई लड़की होगी, लेकिन कोई की जाने देव का प्यार बसंती लड़की नहीं बल्कि हर्षित की रेड फरारी कार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज।